से बात की। तो मैं इंट्रोडक्शन चाहूंगा आपको। डॉक्टर प्रशांत राम जो है, इन्होंने एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में परभणी से मास्टर डिग्री की हुई है। उनको 16 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले 3 साल से जीनस ब्रीडिंग इंडिया कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर करके काम कर रहे हैं। और आप सारे डेयरी फार्मर्स से वो टच में हैं। मैं सारे किसान भाई और वेटरनियंस को कहूंगा कि आप अपने माइक म्यूट कर दीजिए। सिर्फ मेरा और गौतम सर का माइक ऑन रहेगा, और जब गौतम सर बोलना शुरू करेंगे तब मैं भी मेरा माइक म्यूट कर दूंगा। अभी मैं आपको अरविंद गौतम सर के बारे में बताना चाहूंगा। डॉक्टर अरविंद गौतम सर ने हिसार वेटरनरी कॉलेज से बीवीएससी करने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था। इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले 7 साल से वो एबीएस इंडिया में काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी इंडिया में उन्होंने लाई। उन्होंने स्कूल जेनेटिक्स इंडिया में इंपोर्ट किया हुआ है, और अब आईवीएफ टेक्नोलॉजी भी वो हमारे किसानों के लिए इंडिया में ला रहे हैं। सर, गौतम सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज शनिवार के दिन छुट्टी दिन हमारे किसानों के लिए वक्त निकाला हुआ है। हमारे महाराष्ट्र के किसानों ने इंडियन डेयरी फार्मर एसोसिएशन बनाई हुई है। उसके फेसबुक पेज पे 70,000 मेंबर है। 2 महीने पहले जो प्रमुख किसान है, डॉक्टर नितिन सदाशिव है, रविंद्र नवले है, वामन गायकवाड़ है, हरेश पाटिल है, सुधीर काबाड़े है, इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था। इन लोगों ने मुझे कहा कि आप हमें हेल्प कीजिए कि महाराष्ट्र में अच्छी एचएफ क्रॉसब्रेड गाय कैसे बनाई जाए, क्योंकि हमेशा किसान को पंजाब जाना पड़ता है गाय खरीदने के लिए, या बैंगलोर कोलार जाना पड़ता है गाय खरीदने के लिए। महाराष्ट्र का किसान चाह रहा है कि हम लोग अच्छी गाय ही बनाए, हम लोग जिसको गाय चाहिए वो महाराष्ट्र में खरीद सके। बाहर के राज्यों के किसानों को अगर गाय चाहिए तो वो महाराष्ट्र में आके गाय खरीदे। तो इसमें हमें एबीएस इंडिया की पूरी मदद चाहिए, और इसीलिए आज हमने ये लेक्चर रखा हुआ है। क्योंकि मैंने पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। पोल्ट्री फार्मर का नॉलेज बढ़ गया ताकि एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ओवर टू यू गौतम सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश फॉर द काइंड वर्ड्स। सबसे पहले तो मैं सभी जो लोग आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकाला सुन हैं। और क्षमा भी मांगता हूं क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती है और मैं अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही करूँगा। बेसिकली जैसा कि डॉक्टर दिनेश ने बताया कि हमारे यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है कि हम सबसे ज़्यादा दूध तो उत्पादन करते ही हैं पूरे दुनिया में, लेकिन वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स से करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हमारे पास जानवरों की, और समस्या सबसे बड़ी ये है कि कैसे हम किसी एक जानवर से ज़्यादा दूध का उत्पादन बढ़ा पाएं। तो आज हमने 2 चीज़ों को इकट्ठा किया है और दोनों की तरफ मैं बात करना चाहूँगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए एक अच्छा एनिमल कैसे तैयार करें, एक अच्छी गाय कैसे तैयार करें ताकि दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े और महाराष्ट्र भी आत्मनिर्भर बने, जो आजकल आत्मनिर्भरता का बात भी है। और उसके साथ साथ बनते हुए कैसे हम उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं जिससे कि उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आज हमने देखा जिन परिस्थितियों में हम हैं और जैसे आज हम एक दूसरे से रूबरू हैं, मुखातिब हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, कि हर व्यक्ति को खाने की बहुत समस्या हुई पिछले 3-4 महीने से। और अगर आप लोग मतलब जो पशुपालक हैं या वो वेटनेरियन, अगर वेटनेरियंस, अगर एआई टेक्नीशियंस अगर काम नहीं करते रहते और दूध का उत्पादन या दूध के और उत्पादों का या पनीर का, दही का, उन सब का, लस्सी का उत्पादन अगर नहीं करते रहते तो शायद एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती। उत्पादन भी चल रहा है और अगर अभी इंसेमिनेशन नहीं होता तो 8 महीने के बाद फिर गैप आ जाता। तो उस सब को करते रहना और खाने की बहुत बहुत
जरूरत आवश्यकता महसूस हुई, और खाने के अलावा शायद किसी और चीज की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। लोगों ने कहा कि खाना मिल जाए, बाकी तो हम सब किसी तरह से गुजारा कर सकते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा उसकी उत्पादकता बढ़ानी है। उसके लिए बहुत सारी ऐसी तकनीक उपलब्ध हैं जिनके बारे में कुछ के बारे में मैं आज चर्चा करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि आप उसका इस्तेमाल करके एक अच्छी गाय अपने यहाँ पर बना सकते हैं। तो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैं जीनस अपनी बारे में बता दूं कि मैं जीनस कंपनी से आता हूं। एबीएस कंपनी है जो डेयरी के ऊपर काम करती है, जेनेटिक्स के ऊपर काम करती है। ऐसी बहुत सारी हमारी कंपनीज हैं। तो आईवीबी दूसरी जो आप देख रहे हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी आईवीएफ एम्ब्रियोस की कंपनी है। तो लगभग 70% मार्केट शेयर हमारे पास है एम्ब्रियोस का, और हम लगभग 7 लाख एम्ब्रियो हर साल बनाते हैं। पीआईसी तीसरी, जो हम पिग जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, आर&डी आर्म है जीनस इंटेलिजेंट। तो ये सारी हमारी अलग अलग शाखाएं हैं जिसमें काम करते हैं। और ऑफ कोर्स एबीएस जो है वो भारत में भी है, और सबसे बड़ी एनिमल जेनेटिक्स कंपनी है। मतलब 1900 से शुरू हुई है। हम बहुत ही पायनियर हैं। हम मतलब नई चीज, आविष्कार, नया सोचना, नई सोच, नया काम करने का तरीका, नया उत्पादन में वो करते हैं। लेकिन एनिमल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में ही करते हैं, और हमारा कोई काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनिमल जेनेटिक्स का ही काम है, ताकि हम पूरे विश्व में एक संपूर्ण, एक पूरा भोजन है उपलब्ध करा सकें, एक ऐसा एनिमल प्रोटीन सबको उपलब्ध करा सकें जो अफोर्डेबल हो। अलग अलग जगह पर हैं, हर जगह पर जैसे आप देख रहे हैं, अमेरिका में, ब्राजील में, कनाडा में, इंग्लैंड में, इटली में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग जगह हम इसका उत्पादन करते हैं, और दुनिया के लगभग 80 से 100 देशों में हम इसको पहुंचाते हैं। भारत में भी है, और भारत में, क्योंकि आज मैं आपसे महाराष्ट्र के सभी किसानों से रूबरू हूं, तो महाराष्ट्र में ये गर्व की बात है आपके लिए, ये फैसिलिटी महाराष्ट्र में ही है, जिला सांगली में। और एक गांव है बुरुंगवाड़ी, जिसका ब्रह्मानंद नगर नाम है। वहाँ पर ये भारत में ही पूरे एशिया का सबसे एडवांस्ड जो स्टड फार्म है सांड के लिए। हम जीनोमिक्स में, जीन में काम करते हैं, इसी की हम बात करेंगे आगे। लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो पहली बार की एबीएस ने? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले से, सबसे पहले जो लिक्विड सीमेन आया उसको एम्प्यूज में फ्रोजन बनाया। पहला फ्रोजन सीमेन से एक बच्चा पैदा हुआ। या आप ये कहिए कि उसके बाद पहला जो जेनेटिक मेटिंग सिस्टम था वो आया। पहला कंटेनर, जो हम कंटेनर भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी, और बहुत सारे मिलियंस आए। लेकिन इन तकनीकों की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन तकनीकों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले देखिए लिक्विड सीमेन था। यहाँ अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो आपको एक जहाज सा दिखाई देगा। तो ये जहाज होता था, इससे लिक्विड सीमेन को गिराया जाता था, नीचे निशान लगा रहता था, जहाँ एआई टेक्नीशियन को पैराशूट से जो गिरता था उसको उठाता था, और ये निकाल के और वहां पर लिक्विड सीमेन को इंसेमिनेट कर देता था। उसके बाद ये हुआ कि हम फ्रीजिंग करनी चाहिए, तो पहली बार एम्प्यूल में सीमेन बना 1953 में। ये 1940 की कहानी है। और फिर पहला ये जो है सीमेन पैदा हुआ, जो आप ये देख सकते हैं कि पहला फ्रोजन सीमेन से ये हेफर, एक बच्चिया पैदा हुई फ्रॉस्टी नाम की। और ये कंटेनर आप देख सकते हैं जो एबीएस ने उस टाइम रिसर्च की और फंड किया है लिंडे के साथ। और 1956 में ये पहला कंटेनर बना, जिससे कि यातायात के साधनों से भी सीमेन इधर से उधर जाने लगा। एक कैनिस्टर 2 स्ट्रॉ रहती थी सिर्फ इसमें, लेकिन इसी को आगे बढ़ाया गया। लेकिन ये सब की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्यों जरूरत आन पड़ी कि हम इन सब तकनीकों के बारे में सोचें, जानें? उसकी जरूरत इसलिए आन पड़ी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सेब है। अगर आप मान लें कि सेब धरती है, उसका 1/32वां हिस्सा जो कटा हुआ भाग है, सिर्फ यही आपके पास अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप फार्मिंग कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, कोई उपजा सकते हैं किसको पे, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। और उस 1/32वें हिस्से का भी ऊपरी जो सिर्फ जो छिलका है, क्योंकि सॉइल ऊपर ही रहती है, नीचे पत्थर है और नीचे चले जाएंगे दूसरी मिट्टी है, फिर पानी है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो 1/32वें हिस्से का
सिर्फ ऊपर ऊपर का भाग है जो आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो बहुत जो दुनिया 2050 में जब 9.6 बिलियन मतलब लगभग 1000 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी, तो ये भाग उतना भी नहीं बचेगा और हम इतने भाग से सब लोगों का पेट नहीं भर पाएंगे। इसलिए प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। शायद खेती में हमने जितना विस्तार करना था काफी हद तक हम कर चुके, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में, गायों में और दूसरे प्रजातियों में हम एनिमल प्रोडक्शन में बढ़ावा कर सकते हैं, और जो हमें करना चाहिए। लेकिन ये जो 1/32वां भाग है जो सिर्फ फार्मिंग के लिए अवेलेबल है, इसका भी 70% हम सिर्फ और सिर्फ लाइव स्टॉक के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए ही करते हैं। आगे उसका चारा उगाते हैं या और चीजें उगाते हैं, तो 40 भैया जानवरों को रखते हैं, हम बाड़ा बनाते हैं, शेड बनाते हैं, उनके रख रखाव की जगह जमीन है, हम उनके चारे के लिए जो उत्पादन करते हैं, तो 70% आप जानवरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जानवरों की उत्पादकता को बढ़ाना होगा अगर आपको इतने बड़ी पॉपुलेशन में इतने बड़े आदमियों के समुदाय को अच्छा पूर्ण पोषण देना है। तो उसके लिए आपके पास कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे पास जो पर एनिमल प्रोडक्टिविटी है वो सबसे कम है। अगर आप ये देख रहे हैं तो भारत में लगभग 1400 लीटर प्रति गाय का उत्पादन है। कुछ पंजाब में आप देख रहे हैं अच्छी गाय हैं, उन्होंने बनाई है, और जो आपका ध्येय है, आप लोग गए भी देखा भी है। लेकिन वही अगर आप दूसरे देशों की तुलना में देखें तो अमेरिका में 11,000 है, जो 12,000 हो गया है। ये 2018 का डेटा है, 19 में आया 18 का। तो जब इतना वो उत्पादन कर रहे हैं और हम सिर्फ 1400 ही कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गैप है। इसलिए हमें इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी मार्केट हम जरूर हैं, लेकिन प्रति गाय उत्पादकता हमारी बहुत बहुत कम है। कैसे हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं? इसके लिए किसान को काम करना पड़ेगा। किसान को क्या चाहिए? जब हमने पूछा, आप सब हैं, तो सब किसानों ने जो उत्तर दिए उसके कुछ अंश यहाँ हैं, जिसको हम देखेंगे कि क्या हम इस प्रेजेंटेशन के बाद उनका उत्तर ढूंढ पाए। इस पे दोबारा से वापस आएंगे। लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको ज्यादा फीमेल चाहिए कि बच्चिया ही हो, क्योंकि बच्चिया दूध देगी। बच्चिया भी हो गई तो उसको दूध ज्यादा चाहिए, तो ऐसी बच्चिया चाहिए जो दूध ज्यादा दे। दूध भी ज्यादा देने लगी तो बच्चिया भी हो गई, दूध भी ज्यादा देने लगी तो और क्या चाहिए? उसको ज्यादा फैट चाहिए और ज्यादा एसएनएफ चाहिए, क्योंकि पेमेंट तो दूध और फैट दोनों से होनी है। अब ऐसी बच्चिया भी हो गई, ज्यादा दूध भी आ गया, ज्यादा फैट भी आ गया, लेकिन अगर गाभिन नहीं हुई, प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, तो क्या फायदा? तो उसको अच्छी फर्टिलिटी चाहिए, अच्छा कंसेप्शन भी चाहिए। अब मान लीजिए अच्छी कंसेप्शन भी हो गई इस सब के बावजूद, तो उसको क्या चाहिए? कि मेस्टाइटिस नहीं चाहिए, क्योंकि मेस्टाइटिस हो जाएगी तो फिर उत्पादकता घट जाएगी। तो उसने कहा कि जी मुझे मेस्टाइटिस बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसी भी गाय बन गई जो सिर्फ बच्चिया हो गई, दूध भी आ गया, फैट भी ज्यादा आ गया, अच्छी प्रेग्नेंट भी हो जाती है, मेस्टाइटिस भी कम होती है, लेकिन उसके बाद पैदा होते टाइम डिस्टोकिया हो गया, बच्चा फंस गया, बच्चे की भी जान पे बनाई, माँ की भी जान पे बनाई, तो वो तो नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो उसको एक ऐसा भी चाहिए जो आराम से इजीली काविंग करे, अच्छे आराम से बच्चा पैदा हो जाए। अब चलिए वो भी हो गया, अच्छा पैदा भी हो गया। अब क्या है? तो उसने कहा जी मुझे लेमनेस की बड़ी शिकायत है, क्योंकि हूफ खराब हो जाते हैं, टांगें पूरी चल नहीं पाती, पूरे लंबे समय तक वो गाय हमारे यहाँ पर रह नहीं पाती, तो मुझे ये भी चाहिए कि वो समस्या ना हो। तो क्या हम इस सबकी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं? ये हमें आज देखना है कि अगर ये सब समस्या दूर हो जाए तो एक ऐसी गाय का निर्माण हो जाएगा जो आप लोग सोच रहे हैं, या जो किसी हद तक पंजाब में, हरियाणा में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों ने बनाई भी है, जिससे दूध ज्यादा मिले और जो दूध के बाकी कंपोनेंट हैं। दूध हमें बेचना किसको है? मिल्क प्रोसेसर को। मिल्क प्रोसेसर को क्या चाहिए? अब अगर मिल्क प्रोसेसर को ये चाहिए कि ज्यादा दूध चाहिए, उसको भी ज्यादा दूध चाहिए, उसको भी ज्यादा फैट और एसएनएफ चाहिए, लेकिन उसको क्वालिटी अच्छी चाहिए, सोमैटिक सेल कम से कम होना चाहिए, दूध खराब ना हो, पेस्टिसाइड ना हो, एफ्लाटॉक्सिकोसिस ना हो, वो फीड से आएगा या ट्रीटमेंट से आएगा, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा दूध अपने इकोनॉमिक जोन में प्लांट के पास से पास चाहिए। अगर पास मिलेगा, ज्यादा दूर से लाना ना पड़े, वो पास के किसान को ज्यादा पैसे से भी दे के दे सकता है, और कम पैसे में चाहिए, वो सही है।
क्या इसका भी हल है हमारे पास? तो काफी हद तक इसका भी हल है। लेकिन उत्पादकता कैसे बढ़ाएं? सिंपल 3 तरीके हैं। 3 तरीकों में पहला तरीका यह है कि दुगना अगर करना है तो गाय की पॉपुलेशन को दुगना कर दो। लेकिन दुगना कर देंगे तो उसके लिए खाना कहाँ से लाएंगे, चारा कहाँ से लाएंगे? पहले ही हमने कहा 1/32वां हिस्सा है, उससे क्या क्या देंगे, किस किस को देंगे, पहले ही हमें बहुत मुश्किल हो रही है। तो इसलिए ये तो हो नहीं पाएगा। दूसरा तरीका है कि ये 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर वाली गाय हटा दें और एकदम नई गाय ले आए 30-30 लीटर की सारी पूरे देश से। तो पूरे देश से 30 करोड़ गाय तो नहीं हटा सकते हैं गाय भैंस, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लाएंगे कहाँ से 30 करोड़ नई गाय? अभी तो हम अभी बात कर रहे थे कि लाने पंजाब जाना पड़ता है या कोलार जाना पड़ता है या कृष्णागिरी जाना पड़ता है, 10 गाय भी लाने की समस्या है। तो कहेंगे कहाँ से लाएंगे 30 करोड़? वो भी संभव नहीं है। तो आपके पास एक और एकमात्र रास्ता यही है कि हम एक अच्छी जेनेटिक्स का यूज करें जिससे कि प्रति गाय उत्पादकता को हम बढ़ा सकें। प्योर की प्योर ब्रीडिंग करें, क्रॉस ब्रीडिंग करनी है तो क्रॉस ब्रीडिंग करें, लेकिन ध्येय ये होना चाहिए कि हमें एक अच्छी गाय मिले। कुछ किसान है वो कहता है चाहे गाय बैंगनी कलर की हो पर 30 लीटर दूध दे मुझे अच्छा है। कोई कहता है कि गाय भूरी ही कलर की हो, मुझे 20 लीटर गाय दूध दे तो अच्छा है। कोई कहता है काली सफेद हो, मुझे तो 50 लीटर गाय दे तो अच्छा है। तो उस हिसाब से अपने अपने हिसाब से आप उसको जेनेटिक्स के तरीके से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं उत्पादकता के लिए। अच्छी जेनेटिक्स, क्योंकि अच्छा जीन होने चाहिए, अच्छा खान पान मतलब न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, और एक प्रॉपर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। लेकिन इनमें से क्या बदल सकते हैं हम पैदा होने के बाद? पैदा होने के बाद आप अच्छा न्यूट्रिशन तो दे सकते हैं, बदल भी सकते हैं कोई कहेगा तो। मैनेजमेंट भी आप अच्छी कर सकते हैं और आदमी लगा सकते हैं, अच्छा रख रखाव लगा सकते हैं, कंफर्ट पैडिंग लगा सकते हैं, काउ कंफर्ट की और चीजें लगा सकते हैं। लेकिन जेनेटिक्स नहीं बदल सकते। जिस जीन से वो पैदा हो गई वो आप बदलाव नहीं कर सकते। अगर किसी की हाइट कम है तो वो कॉम्प्लान बॉर्नवीटा वो सब पी के उसकी हाइट अब बढ़ेगी नहीं। वो तो जेनेटिकल मेकअप है, जेनेटिक चेंज है। वो तो अब अगली बार तभी हाइट बढ़ेगी जब उसके आगे संतान होगी, उसी में आप उसकी हाइट बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है लड़की छोटी है 5 फुट की है लेकिन आपको ज्यादा चाहिए, तो आपको कोई 6 फुट का लड़का देखना पड़ेगा, जिससे कि जब उनकी शादी होगी तो जो संतान है उसकी हाइट बढ़ेगी। अगर आप उसके बाद बढ़ाना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए ये फैसला आपको पैदा होने से पहले लेना है, गाय क्रिएट करने से पहले लेना है कि कैसी गाय आप क्रिएट करना चाहते हैं। क्यों? कैसे करेंगे? बुल से करेंगे कि अच्छे सांड का चयन करेंगे, अच्छे बुल की पहचान करेंगे, क्योंकि बुल तो आधा हर्ड है। 50% बुल से आना है, 50% माँ से आना है। लेकिन हम बुल कैसे चयन कर रहे हैं, इसके ऊपर एक जरा सा 2 मिनट अगर हम बात करें तो ये अमेरिका है कि अमेरिका ने कैसे किया। तो 1937 से पहले अमेरिका फिनोटाइप होता है कि बुल कैसा दिखता है, कैसा कितना बड़ा है, किस रंग का है, कितना चौड़ा है, कितना उसका वजन है, कैसा वो देखने में लगता है, वो उस पर सिलेक्शन होती थी। आज भी होती है हमारे यहाँ। अब आप अपने को देश को उस देश की तुलना में रख के देखिए, तो आज भी हम कहते हैं कि जब तक बुल की फोटो नहीं देखेंगे तो सीमन नहीं खरीदेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही या पाकिस्तान में ही या नेपाल में और बांग्लादेश में ही कहते हैं कि जो बुल की फोटो दिखाइए। तो जब आप ये कहते हैं तो आप 1937 से पहले की बात करते हैं। फिर 1937 से 62 का एक पीरियड आया जब डैम और डॉटर इन दोनों के रिकॉर्ड पे उन्होंने चयन करना शुरू किया था कि उसकी माँ का दूध कितना था और उसकी संतान ने कितना दूध दिया। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम माँ का दूध तो देखते हैं, और मैंने यहाँ लिखा है मेजोरिटी ऑफ सीमेन स्टेशन नहीं, एक अब एबीएस को छोड़ दें तो हर सीमेन स्टेशन जो आज भारत में है, 54 सीमेन स्टेशन हैं, 54 के 54 में से 53 हमें छोड़कर सब सिर्फ डैम्स यील्ड को ही देखकर प्रमाण मानते हैं। डॉटर की कोई बात नहीं करता। आपके पास माँ नहीं आएगी अगर आप उस स्थान का चयन करोगे, आपके पास बछिया जन्म लेगी, बछिया कितना दूध देगी ये आपको देखना है, क्योंकि आपको बछिया बनानी है और उसी बछिया से आगे और अच्छी संतान बनेगी। तो ये नहीं है। उसके बाद उन्होंने 62 से आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ माँ का दूध या संतान का दूध देखना जरूरी नहीं है। ये 1962 में छोड़ दिया उन्होंने। हम आज भी वही देखते हैं। आज हमें 60 साल होने जा रहे हैं
पर आज हम भी 60 साल पीछे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जहां से वो आया है उस हर्ड में कितना है, उस साल में सीजन का क्या फ्लक्चुएशन था, पूरे साल में क्या उत्पादकता रही, उसको ध्यान में रख के बनाएंगे। फिर 1989-90 से उन्होंने पेडिग्री मॉडल चलाया जिसको प्रोजेनी टेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद उन्होंने फॉरेन में भी जो उनका सीमन गया उनको भी जोड़ा। लेकिन 2009 में क्रांति हुई पूरी दुनिया में, जिसका नाम आया जीनोमिक मॉडल। जीनोमिक मॉडल से आप जीनोटाइप करके पहले दिन डीएनए लेकर के बुल का जब जन्म हुआ, तो आप ये बता सकते हैं कि क्या इसमें वो क्षमता है कि ये एक अच्छा सांड बनेगा, ये अच्छी गाय बनेगी या नहीं बनेगी, क्या ये 30 लीटर दूध देगी, 40 लीटर दूध देगी कि नहीं देगी, क्या इसमें वो क्षमता है, अगर उसको ऐसा पोषण दिया जाए, ऐसा खाना दिया जाए, ऐसी मैनेजमेंट की जाए, तो क्या ये 40 लीटर तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। क्या ये ऐसा सांड है जो उसमें आगे अपनी संतान तक ले जाने की कितनी क्षमता होगी, क्या ऐसा संतान पैदा कर पाएगा ये, क्या इसको मुझे सांड की तरह रखना चाहिए, क्या इसको सीमन स्टेशन में रखना चाहिए, ये आप तभी पैदा कर लेंगे। लेकिन अब 2013 आ गया, उससे बाद बायोलॉजिकल मॉडल भी चल रहे हैं जिसमें कि बीमारी ना हो आगे संतान में, एक ऐसी चीजें हैं। पोल्ड है, आपको बताएं कि ऐसे भी बुल्स हैं, ऐसा भी सीमन आता है, जब लगाएंगे तो आपको संतान में डी हॉर्निंग करने की, डी बर्डिंग करने की जरूरत ही नहीं, बिना सींग के ही पैदा होगा। तो ये सब चीजें आ गई। लेकिन जीनोमिक मॉडल में ऐसा क्यों हुआ, आप समझिए इस चीज को कि इसने क्यों क्रांति लाई। आज आपके फार्म पर अगर कोई मान लीजिए बछड़ा पैदा होता है, तो जब वो 1 से 1.5 साल का हो जाएगा उस दौरान वो उत्पादन में आएगा, उसका सीमन कलेक्ट होगा। जब सीमन कलेक्ट होगा 2-3 महीने उस प्रोसेस में लगेंगे, तो वो 1.25 साल का, 1.5-1.25 साल का हो गया। उसको आपने लगाया किसी दूसरी गाय ने, तो वो लगने के बाद 10 महीने के बाद मान लीजिए बछिया पैदा हो गई, तब तक वो जो सांड है आपके फार्म पे वो 2.5 साल का हो गया। 2.5 साल के बाद जब वो बछिया 10 महीने प्रेग्नेंट रहेगी उनमें, तो 10 महीने जब वो प्रेग्नेंट रही उनमें, तब तक आपका जो सांड है वो 3.5-4 साल का हो गया। और फिर उसने संतान को जन्म दिया और तब वो दूध में आई, तब आपको 4-5 साल बाद उसकी रिकॉर्डिंग में पता लगा कि जो इस सांड का सीमन लगा था उसका रिजल्ट क्या आया फील्ड में। तो उसके लिए आपको 4 से 5 साल इंतजार करनी पड़ेगी, तब तक उस सांड को खड़े रखना पड़ेगा कि अगर अच्छा रिजल्ट आता है तब इसका सीमन लेंगे। हो सकता है खराब आए तो नहीं। एक ही माँ बाप की संतान है, 3 बच्चे हैं, तीनों की हाइट अलग अलग है, तीनों का आंखों का, बालों का, डील डॉल का, सबका अलग अलग है, किसी को बीमारी ज्यादा हो रही है, किसी को कम हो रही है, तो और भी बहुत सारे फैक्टर जीन्स में आ रहे हैं पीछे से। तो इसलिए वो कैसा होगा वो 5 साल के बाद पता लगता था। लेकिन ये जीनोमिक मॉडल से क्या पता लगा, आज आपने पैदा हुआ, आपने डीएनए लिया, डीएनए लेने के बाद आपने पता लगा लिया कि अच्छा है या नहीं, इसको रखना चाहिए ब्रीडिंग के लिए कि नहीं। तो जब वो 1.5 साल का बड़ा हुआ तो आपने रख लिया और उसका सीमन 1.5 साल पे लेना शुरू कर दिया। तो जो 5 साल में पता लगता वो आज आपको 1.5 साल में पता लगने लग गया। ये एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। 100 रखते थे तो 2 अच्छे बुल्स निकलते थे, लेकिन अब आप वो टेस्ट करके 100 में से 98 पहले ही रिजेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ 2 को ही आप पैदा करके आगे ले जा सकते हैं। ये एक क्रांति हुई। फिर अमेरिका ने क्या किया, वो भी जैसे आप मिल्क और फैट करते हैं, तो यहाँ देखिए 1971 में वो मिल्क और फैट ही करते थे। फिर उन्होंने कहा नहीं, प्रोटीन भी चाहिए 76 में। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमें तो आगे लंबी ज्यादा ब्याज चलने वाली लॉन्गेविटी गाय ज्यादा देर तक करे वो भी चाहिए, 100 ही नंबर है, उसकी वेटेज चाहिए। फिर उन्होंने कहा सोमैटिक सेल कम होना चाहिए, मेस्टाइटिस नहीं होनी चाहिए, वैसा भी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अडर भी अच्छा होना चाहिए, पाँव भी अच्छे होने चाहिए, बहुत बड़ी होती जा रही है गाय, बॉडी साइज छोटा मॉडरेट होना चाहिए। ये समझिए कि जितनी बड़ी गाय होगी 2% उसके अपने वजन का वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाएगी, उसके बाद वो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए खाएगी, उसमें उसका खाना इस्तेमाल होगा, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा खाएगी वो प्रोडक्शन में दूध में आएगा। तो जितनी बड़ी गाय उतना ही ज्यादा खर्चा और उतनी ही कम फीड एफिशिएंसी। तो उन्होंने कहा वो कम होना चाहिए, उसके नेगेटिव नंबर आ गए, जिसमें सोमैटिक सेल स्कोर ज्यादा है उसके नेगेटिव नंबर आ गए। फिर उन्होंने कहा ये नहीं, प्रेग्नेंट भी जल्दी होनी चाहिए, सब कुछ हो गया तो फिर आसानी से काविंग भी होनी चाहिए और कंसेप्शन भी होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए 2014 आते आते, बल्कि 2003 तक, 2000 से ही मिल्क के ऊपर उनका वेटेज खत्म होता चला गया, -1 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्होंने दूध इतना बढ़ा लिया कि आप कोई भी वहां से सांड लेंगे उसमें दूध बढ़ाने की क्षमता तो है ही, सभी 12,000 वाले हो गए। तो इसलिए उन्होंने इन सब चीजों को देखा, हमने देखा नहीं। यही सारा तरीका है कि उन्होंने सोमैटिक सेल और प्रेगनेंसी रेट को और काविंग ईज को भी माना,
तो उन्होंने एक स्कोर बना दिया TPI, टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसका स्कोर ज्यादा वो बुल अच्छा, जिसका स्कोर कम वो बुल कम अच्छा है। तो उन्होंने इस तरह से इसको किया, हमने ऐसा किया नहीं। इस तरह करके उन्होंने देखिए कैसे बदलाव लाया। जो गाय थी को ऐसे ही, उसका भी थन ऐसे ही लटकते थे नीचे, ऐसे ही घुटने के पीछे का जो पैर हॉक जॉइंट बोलते हैं इसको, इससे नीचे आते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गाय का साइज छोटा किया, अडर जो है वो पीछे से बढ़ता चला गया, आगे से फ्लैट हुआ और ज्यादा प्रोडक्टिव गाय बनी जो ज्यादा दूध दे। एक ऐसी गाय की संरचना, ऐसी गाय का निर्माण उन्होंने किया। उन्होंने 70 साल में किया, लेकिन हमारे पास उनका जो है एक्सपर्टीज है, हमने देख लिया, तो हम तो और जल्दी कर सकते हैं। जब हम और जल्दी करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, कैसे इस जेनेटिक गेन को, इसको जल्दी से जल्दी हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है जिसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जेनेटिक गेन ज्यादा से ज्यादा तब होता है जब आप किसी भी ट्रेट को, जिसकी को सिलेक्ट करेंगे उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो। मतलब अगर आपको फैट ही बढ़ाना है गाय में, तो जिस गाय में सबसे ज्यादा फैट है उसका चयन करेंगे, जितना ज्यादा हो सके उसका। उसके बाद वेरिएशन, इनब्रीडिंग अवॉइड करेंगे, उसका आगे कितनी हेरिटेबिलिटी है, कितनी क्षमता है ले जाने की। और नीचे जनरेशन इंटरवल, अगर आपने 10 पीढ़ियों में ये किया तो जेनेटिक गेन कम होगा, लेकिन एक ही पीढ़ी में कर लिया तो 10/1 तो 10% का गेन हुआ, और 10/10 तो 1% का गेन हुआ। तो जितनी कम पीढ़ियों में आप कर पाएंगे उतना ज्यादा आप जेनेटिक गेन कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप इस गाय को तैयार कर पाएंगे और ज्यादा उत्पादन हम ले पाएंगे। अब ये जो 4 आप गाय देख रहे हैं, ये चारों एक ही सांड की संतान है चारों, और चारों हैं। इसमें से अगर 2 बेचनी हो मान लीजिए कभी, तो कौन सी 2 बेचेंगे, ये तो एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। बड़ा कैसे पता लगाएं कौन सी बेचें। तो अभी तो जस्ट दूध में आई है, अभी तो मान लीजिए 10 दिन 15 दिन हुए हैं, तो कैसे पता लगेगा। लेकिन बेचनी है, पैसे की जरूरत आ पड़ी। तो ये जीनोटाइप करता है, ये जीनोमिक करता है कि ये नीचे वैल्यू देता है, आपको पता है कि कितना ज्यादा उसमें क्षमता है। ये प्लस 1114 का मतलब है जो एवरेज है, अगर यूएस में 12,000 एवरेज है दूध की, तो ये 13,114 लीटर दूध देगी। ये 12,000 से 1,000 कम देगी, 11,000 देगी। तो आप फैसला ले सकते हो कि इसको बेचते हैं, इसको नहीं बेचते। तो ये आपको जीनोमिक जो टेस्टिंग है, डीएनए टेस्टिंग है, वो आपको ये देती है कि इनमें से ये पहली ये वाली नहीं बेचूंगा और ये वाली नहीं बेचूंगा, बीच की दोनों बेच देता हूँ, क्योंकि इनका स्कोर कम है, ये कम दूध देगी इनके मुकाबले। तो जीनोमिक से ये जो आप देख रहे हैं डीएनए, तो इस डीएनए से ही टेस्ट होता है और ये सारी आपको बता देता है। तो जनरली आप ये देखते हैं कि नाम, बाप, माँ, बाप के बाप और माँ, और माँ के बाप और माँ, लेकिन वो नाम से नहीं, ये जेनेटिक कोडिंग से आपको पता लगता है, और इसी कोडिंग को आप देखते हैं और पैदा करते हैं। स्ट्राइकर शायद आपने सुना होगा, बाहर से इंपोर्ट किया हुआ लाइव बुल है, लेकिन इसमें आप देखेंगे अगर, तो आपको जो चाहिए वो एक ऐसी गाय चाहिए जिसमें दूध तो पता हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, कितना आ जाएगा, आपके अंदर कितने आसानी से बच्चा पैदा हो जाएगा, कितना उसमें फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी रेट कितना बेहतर होगा, सोमैटिक सेल स्कोर कितना कम होगा, कितने कम से कम मेस्टाइटिस होने का चांस है, कितना अडर कितना इंप्रूव होगा, फीट कितना इंप्रूव होगा। अगर थन आपके गाय के छोटे हैं और आपको बड़े करने मशीन में नहीं आते, तो आप इसका चयन कीजिए। क्यों? क्योंकि ये टीट लेंथ को देखिए आप बढ़ाता है यहाँ नीचे। तो ये जैसे जैसे आप एक एक चीज कर सकते हैं। बेसिक थंब रूल है कि अगर आप टांग में यहाँ से आप बीचों बीच एक लाइन डालते हैं इसके बीच से, तो ये अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो ये आपकी यहाँ इस बोन पे खत्म होनी चाहिए। ये एक लाइन ऐसे सीधी बीच से, इमेजिनरी लाइन बीच से अगर आती है, घुटने के पीछे के घुटने के और से बीच। दूसरा जो ये एंगल है ये मॉडरेट होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल क्लियर हॉक होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सीधा हो। दूसरा, अगर आप ये देखें कि थन कैसे होंगे उसके, अडर कैसा होगा, तो अडर ये ऐसा होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा पीछे तक जाए, आगे से थोड़ा फ्लैट हो, इस घुटने पीछे वाले हॉक जॉइंट से नीचे ना लटके। लटकेगा, हिलेगा, भागेगा जब जानवर, तो उसको और ज्यादा इंजरी होगी, मेस्टाइटिस का ज्यादा और प्रोन होगा। जिससे कि आप
थन जो है पीछे के दोनों आपस में अंदर की तरफ होने चाहिए, पीछे से देखें तो चारों दिखें। ये जो एंगल है आपका किसी भी हालत में 45 डिग्री से कम या बहुत ज्यादा ना हो, भी प्लस माइनस 10% हो। ये जो पैर का जो ये एंगल है, अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाते चले जाएं इसी तरीके से, इसी एंगल को, तो ये ऊपर जाए, यहाँ आए, मतलब घुटने और शोल्डर के कहीं बीच में खत्म होना चाहिए। अगर ज्यादा सीधा होगा तो आगे से घिस जाएगा, ज्यादा वो होगा तो आगे घिस जाएगा। लेकिन ये आप सब पता लगा सकते हैं आज की डेट में। आप ये पता लगा सकते हैं कि मुझे कैसी गाय चाहिए, और आपको जैसी गाय चाहिए आप वैसी गाय का उत्पादन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई गाय है जिसके थन खराब है, तो जो जिसका सबसे ज्यादा अडर का स्कोर है मैं उसको लूंगा। अगर किसी के पैर खराब हैं तो मैं वो ऐसा सांड का चयन करूंगा जिसके पैर बहुत अच्छे हैं। तो हम इसको आगे देखते हैं। इसी तरह ही ब्रूट है। मान लीजिए मेरी गाय यहाँ पर बहुत बड़ी छोटी है तो मैं बॉडी कंपोजिट इसको इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मेरी गाय बहुत बड़ी है और मुझे थोड़ा छोटा मॉडरेट जानवर चाहिए तो मैं ब्रूट का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इसमें बॉडी कंपोजिट आप साइन देख रहे हैं यहाँ पर, ये कम है। तो आज आपके पास ये क्षमता है, ये ताकत है कि आप अपने हिसाब से अपनी गाय की संरचना कर सकते हैं। जैसे हमने देखा आगे से फ्लैट होना चाहिए, पीछे की तरफ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा पहली फोटो में है। अगर पहली फोटो जैसा होगा तो वो खराब है, लटकेगा, भागेगा। अगर हम वैसे देखें तो ये देखिए आप, से आगे लटका हुआ है, बीच से है, तो यहाँ की अटैचमेंट अच्छी नहीं है। बहुत ऑब्वियस है कि ये नहीं चलेगा, इसका स्कोर सिर्फ 10 ही है। पीछे से देखें तो उसकी हाइट पीछे पूरे पूंछ तक जितना जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उतने ऊपर तक दूध का स्टोर होगा। आखिरी पॉइंट जहां तक दूध स्टोर होगा वो अडर हाइट है। तो आप ये देखिए इस गाय की अच्छी हाइट है जो अच्छे ऊपर तक ले रही है। चौड़ाई होनी चाहिए, जब तक चौड़ा नहीं होगा दूध कैसे होल्ड करेगा, ऐसे पतला नहीं होना चाहिए। चौड़ा होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली जो भी है, एक मोटा थंब रूल है कि दोनों टांगों के पीछे बीच में एक बाल्टी आनी चाहिए। अगर बाल्टी आती है तो उसकी चौड़ाई अच्छी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है वो अच्छी है। क्लेफ्ट बीच में से क्लेफ्ट होना चाहिए, देखिए यहाँ से इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपका क्लेफ्ट है ये 1 से 1.5 इंच जरूर होना चाहिए। ये क्लेफ्ट बिल्कुल प्रोमिनेंट सामने दिखाई देना चाहिए, जिससे कि क्वार्टर अलग अलग हों। अब इस गाय में बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस गाय में अच्छा अडर क्लेफ्ट है, तो इसका स्कोर अच्छा है। तो आप ये, अगर मेरे पास ऐसी गाय है तो मैं एक ऐसे सांड का चयन करूंगा जिसमें अडर क्लेफ्ट का स्कोर ज्यादा अच्छा हो, ताकि वो मुझे एक अच्छी आगे संतान बनाने में मदद करे। स्ट्रेंथ है, आगे की टांगें स्ट्रेचर में काम आती हैं, ज्यादा देर तक रहेगी, ज्यादा देर तक चलेगी आपके यहाँ पर गाय, तो इसलिए अच्छी उसमें विड्थ हो, उसका स्ट्रेचर हो उसका, जैसे यहाँ आपको देख सकते हैं। रंप विड्थ है, पीछे से यहाँ, इसमें चौड़ाई होनी चाहिए। इस यहाँ से यहाँ जितनी ज्यादा चौड़ा होगा उतना अच्छा है। उसमें 2 काम होंगे, पीछे थनों की चौड़ाई ज्यादा होगी, मतलब अडर की, और ये पीछे की जो पिन बोन्स हैं ये वाली, ये अगर ज्यादा पास पास होंगी और चौड़ाई कम होगी तो बच्चा आसानी से पैदा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा, चौड़ा होगा, तो काविंग आसानी से होगी और बच्चा पैदा होने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये आपको काविंग डिफिकल्टी ये भी बताता है कितने % चांस है कि डिफिकल्टी होगी। तो जितने कम % चांस है उतना ये अच्छा है। अगर आप इसमें देखें तो इस गाय की काफी चौड़ा है यहाँ तक और फिर यहाँ तक, और इसकी पिन भी है, तो इसका स्कोर अच्छा है इसमें। तो अल्टीमेटली टांगे जो हमने बात की मीडियम होनी चाहिए। ज्यादा सीधी हैं तो वो बिल्कुल आगे आ जाएगी और आगे से खुर घिस जाएंगे। अगर ज्यादा टेढ़ी है तो पीछे से हो जाएंगे और फिर उसको लेमनेस हो जाएगी। लेमनेस और हूफ प्रॉब्लम से चल नहीं पाएगी, तो ना तो उत्पादन दे पाएगी और ना ही ज्यादा लंबे समय तक वहां रखी जाएगी, फार्म पे होगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अब ये देखिए ये गाय अच्छी है, इसका आगे से अडर अच्छा है, लेकिन इस गाय की टांगे खराब हैं। इसका बहुत ज्यादा एंगल है। अगर इस टांग को आप यहाँ बीच से मैं मिलाऊं और यहाँ बीच से ले जाऊं तो ये पीछे आके खत्म होती है, यहाँ खत्म नहीं होती। तो इतने लंबे समय तक ये पूरे फार्म पे चल नहीं पाएगी। अल्टीमेटली ये स्कोर बहुत खराब है, ऐसा नहीं है। हमें जो भी ब्रीड करना है वो मुनाफे के लिए करना है, कि एक ऐसी गाय के निर्माण हो जो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी है
हमें कमर्शियल है, मुनाफा किसान का बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ेगी तो मुनाफा बढ़ेगा। अगर आप में एक ऐसा गाय है जिसका पुअर अडर है, पुअर अडर डेप्थ है, लटका हुआ है, इससे नीचे निकल रहा है, तो आपको एक ऐसे सांड का चयन करना होगा जिसमें इसको सुधारने की क्षमता होगी, ताकि आने वाली संतान जो नई है उसमें ये सुधर कर पैदा हो। यही एक तरीका है। अगर हाइट कम है तो मैं कुछ भी कर लूं, अपनी हाइट बढ़ा नहीं पाऊंगा, कम से कम इस जन्म में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि गाय प्रेग्नेंट हो, लेकिन गाय प्रेग्नेंट होने से बहुत जरूरी है ये पता होना कि गाय किससे प्रेग्नेंट है, व्हाट योर काउ इज प्रेग्नेंट टू, किस सीमन से प्रेग्नेंट है, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि आने वाली जो संतान है आपकी वो कैसी पैदा होगी। ये पाइनियर से पैदा हुई संतान है, शायद आपने एबीएस पाइनियर का नाम सुना होगा। ये भारत की तस्वीर है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर आप देखिए, अगर आप इसको इमेजिनरी सेंटर से लाइन डालेंगे बिल्कुल यहाँ खत्म होगी। अडर देखिए आपका इस जॉइंट से कितना ऊपर है, आगे से बिल्कुल अच्छा है, पीछे से क्लेफ्ट है, चारों अडर आप देख सकते हैं, एंगल 45 डिग्री पे है, हूफ का एंगल इसके ऊपर है। तो ये आप बना सकते हैं। तो जेनेटिक्स बोलती है जब आप उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ये किताबों में हम पढ़ते थे जब हम डॉक्टरी कर रहे थे, आप सबने से बहुत सारे वेटनेरियन से देखा होगा कि इस तरह से थन दिखने चाहिए, ये ऊंचा होना चाहिए, नीचे नहीं लटका होना चाहिए, और इस तरह से पीछे के आसपास होने चाहिए थन, और आगे वाले दूर होने चाहिए। तो ये एक्चुअल फोटो और ये जॉइंट से ऊपर होना चाहिए, दिखता है। तो आज आपको जीनोमिक साइंस ने इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है जिससे कि आप जाकर एक कंपटीशन से आगे निकल, मतलब आप जो जनरेशन इंटरवल में जितना जेनेटिक गेन करके एक अच्छी गाय बनाना चाहते थे, आप और तेजी से बढ़ सकते हैं। आप बढ़ गए, आपने बना लिया, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि कैसे पिग्स में हुआ, जहां पर जितना पहले 5 साल में 200-250 ग्राम पाउंड ज्यादा मीट मिलता था, वो पिछले 1 साल में ही 400 से ज्यादा पाउंड मीट मिलने लगा। ये अचीवर एक बुल है जो सबसे नंबर 1 बुल था 2016 में। इसका पूरा जो इसका भाई है वो यहाँ वही है, सांगली में स्टड में है, इसका भाई वहीं से इंपोर्ट होके आया था। तो ये अब आप देखते हैं तो कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आप उसमें ला सकते हैं। ये तो उसमें हो गया, लेकिन अब हम क्या करें, हमें ये पता ही नहीं हमारी गाय में क्या है। तो एक नई टेक्नोलॉजी है जीनोचेक, जिससे आप अपनी गाय का भी जीनोटाइपिंग कर सकते हैं। आप निकाल के डीएनए चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो गाय पैदा होगी वो 3 से 5 साल में दूध में आएगी। अगर देसी है तो ज्यादा दिन में, अगर एचएफ जर्सी है तो वो 3 साल में लगभग दूध में आएगी। तो अगर आपने यहाँ सही फैसला लिया कि मैं इस गाय से डीएनए करके ऐसे बुल का चयन करूं जिससे इंप्रूवमेंट हो, तो आप अपने 3 साल बचा सकते हैं। आप पता लग गया तो क्या करेंगे, तो एक जीएमएस टेक्नोलॉजी है जिसको जेनेटिक मेटिंग कहते हैं। तो ये गाय है, इस गाय में मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 है, मुझे 30 तक जाना है, 10 लीटर की गाय है, 30 तक जाना है। तो किस स्थान का चयन किया जाए, ये एक बहुत जरूरी बात है। तो आप कंप्यूटर आपको बताएगा कि अगर आपका ये गोल है, ये आपका ध्येय है, यहाँ तक पहुंचना है, इतना फैट करना है, इतना प्रोटीन करना है, तो आप ये 5 बुल हैं, इन 5 में से लगाइए, या ये 4 बुल हैं, ये 6 बुल हैं। वो आपको कंप्यूटर बता देगा। 1964 से ये लोग अमेरिका में कर रहे हैं, जब कंप्यूटर का साइज एक हमारे जितना बड़ा घर होता है, इससे भी बड़ा होता था। तो हम तो आज 2020 में हैं, आज भी हम नहीं कर रहे हैं। हम आज भी 1962 से पहले वही माँ के दूध की बात करते हैं। ये आगे पहुंच गई है। अब ये जब सब कुछ हो गया और मेरे को एक ऐसा सांड मिल गया है जिसका मैंने जीनोटाइप कर लिया, उससे मैंने आगे संतान पैदा की, तो अब मुझे क्या करना, मुझे तो बछिया ही चाहिए, किसान की रिक्वायरमेंट थी। अब उसको ये पता लग गया कि कैसे कार्विंग यूज करनी है, दूध फैट ही करना है, लेकिन बछिया चाहिए। तो बछिया चाहिए तो एक नई तकनीक आई सेक्स सीमन की, जो कि यहाँ सांगली में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी लैब है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में एक लैब और लगने वाली है, गुजरात में एक लैब अभी बन रही है, निर्माणाधीन है, हो जाएगी। तो लगभग 10 लाख से ज्यादा सीमन सेक्स सीमन के बनते हैं अब सेक्सेल के देश में एबीएस के द्वारा। तो अब एक सेक्स सीमन तकनीक आ गई, उससे उसको बछिया ही मिलेगी 90% तक। तो इसमें एक्स और वाई का चमक अलग अलग होती है, क्योंकि एक्स में मादा, जिसको मादा के गुण होते हैं, जो जिससे कि एक्स और एक्स मिलेंगे तो मादा होगी, और एक्स और वाई मिलेगा तो नर होगा। तो एक्स को हमने बचाना है सीमन में। तो जो एक्स है वो ज्यादा चमकता है, उसमें डीएनए ज्यादा होता है, और ज्यादा चमक होती है डीएनए की वजह से, डाई की वजह से,
तो हम उसको बचा लेते हैं। ये एक मशीन है, लगी हुई है सांगली में भी, और यहाँ अब तो बहुत लगी हुई है हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया अलग अलग राज्यों में। तो इसमें सीमेंट को इन मशीन से निकालते हैं। ये बहुत एडवांस मशीन है जो माइक्रोफ्लूइडिक और लेजर्स पे चलती है, और आप उसको एक्स और वाई का चयन करके एक्स को रख देते हैं और वाई को हटा देते हैं। तो ये आपको अलग अलग पीक्स यहाँ दिखती है, और ये अपने सांगली की लैब की तस्वीर है। और सभी लोग, ज़्यादातर लोग मराठी हैं यहाँ जो यहाँ काम करते हैं। और बिल्कुल ऐसी तकनीक से अब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ 90% तक ले सकते हैं। ज़्यादा बच्चियाँ होंगी, ज़्यादा हेफर्स होंगी, तो आपको बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, आपको पंजाब से नहीं लानी पड़ेगी, कोलार से नहीं लानी पड़ेगी। वहाँ से लाएंगे तो बीमारी भी आएगी, जो भी वहाँ बीमारी है वो भी आएगी। अगर दूध ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पैदावार होगी, तो ज़्यादा मुनाफा भी होगा। और ज़्यादा हेफर्स हो गई, आपको 10 चाहिए थी लेकिन 20 पैदा हो गई, तो आप जो एक्स्ट्रा है 10 उसको बेच सकेंगे, वो एक अतिरिक्त आय का साधन होगी। आप जब फीमेल पैदा होती है, मेल का क्योंकि सर और कंधा थोड़ा बड़ा होता है तो वो ज़्यादा फंसने का चांस रहता है। ज़्यादा फीमेल होगी तो काविंग भी आसानी से होगी। तो ये आपको सब फायदे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि जो आपकी सबसे अच्छी गाय है उसी से आप सबसे अच्छी बच्चियां तैयार करें। वो कैसे करेंगे कि जो सबसे अच्छी है उसमें आप सेक्सीमेन लगाएं ताकि उसी से बच्चियां हो। जो बीच की है उसमें आप इम्पोर्टेड या जीनोमिक या नॉन सेक्सीमेन लगाएं, नॉर्मल वाला, जिससे कि आपको वो दूध में आती रहे। और जो सबसे नीचे की हैं, सबसे बेकार हैं, एक प्रेगनेंसी किंग कंसेप्शन भी आता है या और सीमन भी आते हैं, वो आपका ध्येय ये है कि उसको प्रेग्नेंट करें और उसके बाद उसको बेच दें, क्योंकि प्रेग्नेंट बेचना आसान है। क्योंकि जो आप सबसे अच्छी गाय से सबसे अच्छी बच्चियां बनाएंगे वो इनका काम करेगी। जो आप गाय हटाएंगे अपने फार्म से उनकी जगह वो आ जाएंगी, क्योंकि वही ज्यादा उत्पादन देंगी। तो ये आपका मोटा मोटा ब्रीडिंग की फिलॉसफी होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने एक अच्छी गाय तैयार कर ली, आपने तो जो पहले 5 साल लगते थे सांड तैयार करने में, 10 महीने में, 1.5 साल में कर लिया, बना दिया। लेकिन अभी भी आप 50% उस डैम से ले रहे हैं, वहां से ले रहे हैं, और 50% आप सांड से ले रहे हैं। एक तकनीक है IVF एम्ब्रियोज की, जिसमें मैंने बताया कि हम 70% तक हमारा शेयर है। और अभी हमने यूनिवर्सिटी हिसार में एक नई लैब बनाई है जो सबसे मोस्ट मॉडर्न लैब है IVF की। वहाँ IVF का काम शुरू हो रहा है। तो जब वो बनेगा उससे क्या फायदा है? उससे बहुत बड़ा फायदा है। उससे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास मान लीजिए 20 गायें हैं, उसमें से 2 सबसे अच्छी हैं, तो उन 2 में से आप उसकी जेनेटिक्स ले सकते हैं, उसके अंडे ले सकते हैं, उसका ओवम बोलते हैं उसको, ओवा ले सकते हैं, और सबसे अच्छे सांड का सीमन लेके आप उसको बाहर लैब में उसको एम्ब्रियो बना सकते हैं। और बाकी की जो आपकी 18 गायें हैं उनमें भी आप वो लगा सकते हैं। तो होगा क्या कि उन 18 गायों की कोई जेनेटिक्स नहीं आएगी, उन 2 गायों की जेनेटिक्स आएगी और उस अच्छे बुल की जेनेटिक्स आएगी। तो आने वाले समय में वो 20 के 20 जो बच्चे पैदा होंगे वो एक ही लेवल के हो जाएंगे। और सेक्स्ड भी एम्ब्रियोज कर सकते हैं आप, ताकि 90% तो बच्ची आई हो। तो सेक्स्ड एम्ब्रियोज की वो हमारी लैब है। तो सेक्स्ड एम्ब्रियो आपने किया, 90% आ गई, तो सबसे अच्छे माँ के भी गुण आ गए और बाप के भी आ गए। नहीं तो आप क्या करते, 50-50 करते, फिर आपको कुछ अच्छी संतान बनती, फिर उसमें आप और अच्छा सीमन लगाते, फिर तीसरी जनरेशन आती, वो और अच्छी आती, लेकिन आपको 3-4 जनरेशन लग जाती। इसमें आप एक ही जनरेशन में आप सारा चयन कर सकते हैं, पूरा फार्म। आप ये मानिए कि आपकी सबसे अच्छी गाय थी, 20 की 20 बच्चियां उसी से आ गई। ऐसा आप कर सकते हैं। इसका करने से, जैसे मैंने कहा, मेल फीमेल दोनों साइड से है। आपको जेनेटिक गेन बहुत जल्दी है। उस फार्मूले को याद कीजिए, 10/1 या 10/10। तो एक ही जनरेशन में करेंगे तो 10% गेन हो रहा है, लेकिन अगर 10 जनरेशन में करेंगे तो 1% गेन हो रहा है, तो 10 साल लग जाएंगे। तो इसलिए आप जल्दी अगर करना चाहते हैं तो आप इस तकनीक का सहारा ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे अच्छी गाय लीजिए और सबसे अच्छा सांड लीजिए, ताकि आने वाली संतान सबसे अच्छी हो। इसमें सिंपल तरीका है, एक नीडल के तहत अंदर ओवरीज से एग्स को निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद लैब में उसको फर्टिलाइज करके स्टोर कर लिया जाता है, और वो जिस गाय से निकाला और दूसरी गाय में रख के आप एक ही गाय से बहुत सारे बच्चे ले सकते हैं। ये चल रहा है। और एवीएस जो है इसमें एम्ब्रियोज नहीं बेचती है, सिर्फ प्रेगनेंसी ही बेचती है। तो आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि गाभिन होगी या नहीं होगी। गाभिन होगी तभी पैसे लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। तो ये एक तकनीक है, पुरानी तकनीक से ये और अच्छी है। और इसमें एक और फायदा है
जब ये पैदा भी नहीं हुआ बच्चा, एम्ब्रियो ही हुआ, अभी एम्ब्रियो ही हुआ था, आपने लैब में उसको मिलाया ही था, उसकी उम्र 5 दिन की भी नहीं थी एम्ब्रियो की, क्योंकि 10 महीने बाद तो वो पैदा होगा। आप 5 दिन पर ही उसकी जीनोटाइपिंग और उसका डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, और आप ये डिसाइड कर सकते हैं आज कि क्या ये ऐसी गाय है, क्या ये ऐसा बछड़ा है जो आगे जाकर अपनी संतानों में दूध की उत्पत्ति को बढ़ाएगा। अगर है तो पैदा करें, नहीं तो करेंगे। तो जो काम आपको 5 साल लगते थे पता करने में, वो आज आप पहले दिन, पैदा होने से पहले ही आज आप कर सकते हैं। जब पैदा होने से पहले ही कर सकते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ अब हम इसको आगे ले जाएं या ना ले जाएं। अगर आपके पास ऐसी सुविधा हो कि आपने इंसेमिनेशन की और 5वें दिन ही अंदर या 7वें दिन अंदर या 10वें दिन या 15वें दिन जो अंदर एम्ब्रियो बना तो बना, उससे पता कर लें कि कैसी गाय बनेगी, उससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि आपको आज ही पता लग गया। तो ये तो लैब में पहले ही पता लग गया कि करें या ना करें। अगर आपको आज एक सीमन मिले और आपको ये कहें कि इससे अगर आप टीका लगाओगे तो आपकी गाय में मान लीजिए 5 लीटर की है तो 7 लीटर दूध हो जाएगा, लेकिन ये दूसरा टीका है ये लगाओगे तो 5 का 20 हो जाएगा, और ये तीसरा है इसको लगाओगे 5 का 30 हो जाएगा, तो आप 30 वाला ही लगाओगे, आप 5 वाला नहीं लगाओगे। अभी तक अंधेरे में है, जब होता है पैदा होती है वो बड़ी होती है बच्चियां, 3-4 साल बाद पता लगता है ये तो 7 लीटर दूध दिया, जबकि आपके पास ऑप्शन थी कि आप 30 लीटर कर सकते थे। तो आपके तो 3 साल 4 साल बर्बाद हो गए, और 3-4 साल का मतलब है कम से कम 1.5-2 लाख रुपए, क्योंकि 200 रुपए 150 रुपए गाय को रोज खिलाने में खड़े करने में लग रहे हैं। तो इस तरीके का जो सीमेन है, कुछ लोग कहते हैं सेक्स सीमेन महंगा है, कन्वेंशनल सीमेन सस्ता है। नहीं, कन्वेंशनल सीमेन, नॉर्मल सीमेन जो आपको 100 रुपए 200 रुपए में लगा के जा रहा है, वो ज्यादा महंगा है 500 रुपए वाले से या 800 1000 रुपए वाले से, क्योंकि वो 40,000 रुपए महंगा है। क्योंकि आप वो लगाएंगे, आपको ये नहीं पता क्या आएगा, और बचिया आएगी कि नहीं आएगी, और बछड़ा आ गया और फिर आपको अगले साल फिर लगाना पड़ेगा, 1 साल चला गया तो 1 साल की दूध अगर मान लीजिए 1000 लीटर या 1500 लीटर भी दूध देती और 25-30 रुपए का भी बिकता तो 40,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो जो नॉर्मल जो सीमेन है वो 40,000 रुपए का है। आप इसको अगर आपको नहीं पता कि ऐसा क्या होगा आगे, लेकिन आगे पता होगा तो आप बिल्कुल कि नहीं ठीक है, हमें पहले पता है, हम ऐसा बच्चा पैदा ही क्यों करें। तो आज ये तकनीक ये सब उपलब्ध हैं कि आप ये कर सकते हैं। इसके अंदर ये मोजाम्बिक गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसमें एबीएस ब्राजील से गिर गाय गई वहाँ, और उनको काफी भूख मरी थी, तो वहाँ दूध के लिए और उसके लिए, और जब गाय अनप्रोडक्टिव हो जाती है तो वहाँ बीफ भी खाते हैं, तो जब वो 10 साल की हो गई 8 साल की हो गई तो उसके बाद उन्होंने उसको भी इस्तेमाल किया, लेकिन दूध दही के लिए बहुत बहुत इस्तेमाल हुआ। तो पूरी की पूरी ब्रीड ही जाके वहाँ शुरू कर दी जो वहाँ होती ही नहीं थी। एम्ब्रियो गए वहां से लगाए और वो ब्रीड ही नहीं होती थी, और गर्मियों में बहुत अच्छी चली, काम हो गया। अब आप देखिए तकनीक कहाँ आ गई। आपने जो चीज 5.5 साल में लगती थी, आपने उसको 10-10.5 महीने में एक अच्छा सांड ले आए, अच्छा सांड का चयन कर लिया, गाय की भी जीनोटाइपिंग टेस्टिंग कर लिया, आपको पता है क्या चाहिए, आपने कैसी संतान पैदा करनी है ये भी पता लग गया, बल्कि जीनोटाइपिंग से आपने डे 0 पे ले आए, आज पहले ही पता लग गया कि क्या कर होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए वो हो गया और बीमारी आ गई तो क्या होगा। तो तकनीक आज जीन एडिटिंग की है जो इसमें एबीएस बहुत काम करती है, और ये पिग्स में पहली बार हो भी चुका है। आरआरएस वायरस एक बीमारी थी, पोर्साइन रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिंड्रोम वायरस। अब जो पैदा होते हैं बच्चे उनमें इसका वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बीमारी आएगी ही नहीं। अगर आपको एक ऐसी ऐसी ब्रीड मिले, इसी ब्रीड में एचएफ में ही या जर्सी में ही या साहिवाल में ही या गिर में ही, जिसमें हो कि संतान में एफएमडी आएगी ही नहीं, वैक्सीन ही ना करें तो नहीं आएगी, बहुत अच्छा है। आज इसी की चर्चा हो रही है कोविड-19 में कि वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, हम तो इसी आस में आज बैठे हैं। नहीं, लोगों को खाने की समस्या हो रही है, उत्पादकता की समस्या हो रही है, नौकरी जा रही है, पैसे नहीं मिल रहे, घर से नहीं निकल पा रहे। आज हम इस माध्यम से बात कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि ये सब समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि वैक्सीन नहीं है। तो अगर मान लीजिए वैक्सीन हो जाए तो ठीक है, लेकिन एफएमडी की जब वैक्सीन लगाते हैं तो उसकी कोई इम्यूनिटी बहुत लंबी नहीं है, हर 6 महीने में, हर 4 महीने में, 6 महीने में लगानी पड़ती है। उससे एक्सपोर्ट में बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सी कंट्री दूध भी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती, हमारे यहाँ से इंपोर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि एफएमडी है। मिल्क उत्पाद नहीं करना चाहती, और बहुत सी जगह जो भैंसों का मीट है वो नहीं जा पाता, और उत्पाद नहीं जा पाते। तो ये इस पे काम चल रहा है। आने वाले 7-8-9 सालों में
शायद ऐसा भी हो कि एफएमडी फ्री डिजीज, मतलब एक ब्रीड आए, या बोवाइन वायरल डायरिया फ्री डिजीज आए, इन पे काम चल रहा है। तो ये भी अब तकनीक है कि आपको कुछ नहीं करना, एक जीन जो स्पेसिफिक जीन जो उस बीमारी में ज्यादा, जिसकी वजह से बीमारी होती है, उसको आपको छोटा सा काट देना है नीचे मॉलिक्यूलर लेवल पे ही, और हटा देना है, कुछ नया डालना नहीं है, बस उसमें से कुछ हटा दिया तो अब उसके ऊपर वो बीमारी आएगी ही नहीं। तो ये भी है। उसके बाद इंडिया डेयरी इंडेक्स, जैसे हमने बताया कि अमेरिका ने किया था कि उनको इतना दूध चाहिए, इतना फैट, प्रोटीन, काविंग ईज, ब्रीडिंग, फर्टिलिटी, कैसे पता लगेगा ये सब है, तो उन्होंने अपना इंडेक्स बनाया। तो इंडिया में भी इंडिया डेयरी इंडेक्स हमने बनाया, जिससे कि कोई हो सकता है बुल उनके लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा ना हो। उनके यहाँ तो फैट की कोई वैल्यू नहीं है इतनी, हमारे यहाँ तो बिना फैट के लोगों को दूध पसंद नहीं, फैट कम होगा तो दूध की कीमत क्या मिलेगी, तो इसलिए हमारे फैट की वेटेज ज्यादा होनी चाहिए। उनके यहाँ रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, गाय ने अगर दूध देना कम कर दिया तो वो आराम से बेच देगा तो उसको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मीट के लिए मैकडोनल्ड्स वाले, केएफसी वाले, ये सब मतलब वहाँ यूज होता है, बिक जाएगी, कुछ उसकी रेसिडुअल वैल्यू है, कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन इस केस में नहीं मिल सकता हमारे यहाँ, तो मुझे तो वो खड़ा रखना पड़ेगा। तो मेरे को एक ऐसी गाय चाहिए जिसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वो ब्रीड कर सके, ज्यादा दूध दे, हर साल एक बच्चा दे, काविंग इंटरवल उसका 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने हो। क्योंकि अगर 18 महीने हो गया तो 6 महीने उसको फिर खड़ी को खिलाना पड़ेगा। ये एक है। दूसरा कि मुझे जो है मेस्टाइटिस कम चाहिए, बीमारियां कम होनी चाहिए। देश में ऐसा क्लाइमेट भी है जहां मेस्टाइटिस के लिए बड़ा सूटेबल है, जल्दी से ग्रो करता है, तो उसके लिए भी इस इंडेक्स है। तो अगर आइडिया इंडिया डेयरी इंडेक्स होगा तो किसान ये जान पाएगा कि जिसका ज्यादा इंडिया डेयरी इंडेक्स है वो ज्यादा अच्छा दे, तो वो अब अवेलेबल है। तो ये भी एक तकनीक अवेलेबल है। लेकिन इसके अंदर 3 चीजें हैं। सबसे अच्छा जेनेटिक्स आप तैयार कर लेंगे, और सबसे अच्छी আচ্ছা আচ্ছা टेक्नोलॉजी भी आपके पास होगी जो आज है, और আমার फॉर्चुनेटली আমার आज আমার ডাক भारत में করতে ही है। যাচ্ছে যাওয়া যাচ্ছে जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में अमेरिका में है वो आज भारत में है, 2017 से है। मेड इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट था, मोदी जी ने लॉन्च किया था। मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया था फैसिलिटी में जब इंग्लैंड गए थे। तो वो सब तकनीक यहाँ अवेलेबल है। लेकिन क्या चीज चाहिए? और चाहिए आदमी करने वाला, बनाने वाला, वेटनेरियन, वो एक फार्मर, वो एयर टेक्नीशियन, जो इस जर्म प्लाज्म को, इस जेनेटिक्स को, ऐसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक ऐसा उत्पाद तैयार कर सके, यहाँ एक ऐसी गाय तैयार कर सके जो सबसे अच्छे से अच्छा दूध दे, अच्छा फैट दे, अच्छा प्रोटीन दे, कम मेस्टाइटिस हो। तो वो एक ऐसे चाहिए। वो कौन है? वो आप हैं। आप कर सकते हैं। आपको वो उत्पादकता होगी तो आप ही वो लिंक हैं जो क्रिटिकल फूड सिक्योरिटी में आएंगे, क्योंकि आप उस फूड चेन और फूड सिक्योरिटी का हिस्सा हैं। आप अगर अपनी गाय की उत्पादकता बढ़ाएंगे और ऐसी गाय देंगे तो आप एक समाज के लिए, अपने लिए ना कल्याण तो होगा ही, अपना मुनाफा तो होगा ही, लेकिन उससे एक समाज कल्याण का, समाज में जो हमने देखा इतनी कम जमीन बच जाएगी, और इतनी कम जमीन आज भी डेट में है, और 70% अगर लाइफ स्टॉक में इस्तेमाल हो रही है और उसका उत्पादन नहीं बढ़ा तो हम कहाँ चले जाएंगे? शायद आने वाले समय में खाने और पानी पर लड़ाई होंगी। तो वो, उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं, और आप एक ऐसे ब्रीडिंग लाइफ स्टॉक तैयार कर सकते हैं, ब्रीडिंग प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि आज आपके पास वो सब है जिससे ज्यादा उत्पादकता बढ़े, ज्यादा आपकी मुनाफा बढ़े। फिर वापस से आता हूं मैं कि 1/32वां हिस्सा सिर्फ उसकी ऊपर की स्किन जितना, इतना अवेलेबल है, उसको हम एफिशिएंट यूज करें, ज्यादा से ज्यादा ऐसी गायों में प्रोडक्टिविटी में लगाएं जो ज्यादा उत्पाद दें। वही चारा है, अगर आपने खराब गाय उत्पादन की तो वो भी खाएगी और नहीं देगी, अच्छी गाय का दिया तो वो खाएगी और अच्छा दूध देगी। तो ये फैसला आपके हाथ में है। शायद इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसी में इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हो। ये हमारी विजन से भी मैच खाता है। जैसे मैंने बताया, पायनियरिंग, नई चीज करना, नया उत्पाद, नई तकनीक, नई सोच, नया तरीका, एनिमल जेनेटिक्स से इम्प्रूव करना है, और हेल्प नरिश द वर्ल्ड। इसी से आप पूरे दुनिया की एक तरह से खाने की जो रिक्वायरमेंट है वो कर पाएंगे। ये अमेरिका में बुल मदर फार्म है हमारा, जहाँ से, जिनसे आगे जो सांड पैदा होते हैं वो आगे इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रीडिंग में। ऐसा नहीं कि अमेरिका में ही है, भारत में भी है। शायद आपने सुना होगा 20 जून को पिछले महीने ही एनडीआरआई में हुआ, तो एबीएस पेनी मेकर की डॉटर ने 76.61 किलो दूध दिया। तो 76.5 किलो दूध देने वो क्षमता आज भी है। आदमी हमारे पास अच्छे हैं, मेहनती हैं, किसान हमारा काम करना जानता है, किसान मेहनत करने से डरता नहीं। सबसे ज्यादा मेहनत किसान ही करता है, सुबह हो रात हो
दिन हो, चाहे कोविड हो चाहे ना हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, सब में वो काम करता रहता है। और उसके आज इतना जुझारू है, जूझता है, और आज उसमें ये क्षमता है कि वो कर सकता है। उसमें एक ऐसे उत्पाद तैयार करने की ताकत दी है हमने कि वो ये पसंद कर सकता है कि मुझे क्या करना है, कैसे कैसे मुझे उत्पाद बढ़ाना है, कितनी जल्दी मुझे इस गाय की संरचना या इस गाय का निर्माण करना है। वो सब ताकत आज उसके हाथ में है जो वो कर सकता है। क्या हमारी आज प्रेजेंटेशन में हमें इसका उत्तर मिला? क्या हम ज्यादा फीमेल पैदा कर सकते हैं? कर सकते हैं, सेक्स ह्यूमन है। क्या ज्यादा दूध हमारे को मिलेगा? मिल सकता है, क्योंकि जीनोमिक है, उससे हम दूध देख के हमें पता लगेगा कि कौन से सीमेन में कितना आगे बनाने का, दूध देने की क्षमता की कैपेबिलिटी है, उसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। क्या मिल्क फैट के हिसाब से कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। क्या ऐसे ना बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, सीमेन की फर्टिलिटी रेटिंग आती है, बढ़ा सकते हैं। क्या मेस्टाइटिस कम कर सकते हैं? आपने देखा कम कर सकते हैं। अडर अच्छा करेंगे, सोमैटिक सेल स्कोर कम होगा, मेस्टाइटिस कम से कम होगी, मेस्टाइटिस से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी गाय में। क्या हम अच्छा ऐसा एक बच्चा पैदा कर सकते हैं गाय में जो आसानी से पैदा हो? कर सकते हैं। हमने अभी देखा, एक फीमेल लगाइए, कार्विंग इज बुल है, बुल की रेटिंग है, इतने परसेंट की डिफिकल्टी होगी, 2%, 3%, 4%, उसी में आपको मदद करनी पड़ेगी। 96-97% बच्चा कब पैदा हो जाएगा, वो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। और सब कुछ हो गया तो क्या टांगों की संरचना ठीक कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हूफ की समस्या कम कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये आपने सब देखा। तो आज हम ये सोल्यूशन है किसान के पास, और किसान इन तकनीक करके कर सकता है, पैदावार बढ़ा सकता है, उत्पादकता बढ़ा सकता है। यही पंजाब में किया, यही हरियाणा में किया, यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया, यही शायद अब महाराष्ट्र में आप करने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरात में कुछ हद तक प्रयास चल रहा है, कुछ हद तक प्रयास जो है तमिलनाडु में भी चल रहा है, कर्नाटक में भी चल रहा है। लेकिन जितना, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितनी जल्दी किसी चीज को पकड़ने की क्षमता पंजाब के किसान में है या हरियाणा के किसान में है, उतनी जल्दी और बाकी राज्य के किसान दिखाते नहीं हैं। इसमें कोई हताश होने की बात नहीं है, हर जगह ऐसा होता है। अमेरिका में भी जो विस्कॉन्सिन के किसान ने किया डेयरी में, वो किसी और ने नहीं किया, धीरे धीरे बाकियों ने किया। लेकिन समझ में आ गया कि तरीका यही है, रास्ता यही है, आपको आया है, और मेरी उम्मीद है कि आप सब इस काम को करेंगे। और महाराष्ट्र में यहाँ तो हम काम करते हैं, ठीक, मुझे मराठी आती नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के ही हैं। मैं वहाँ जाता हूँ, समझ तो मैं लेता हूँ, लेकिन बोलने में भी थोड़ी तकलीफ है। तो वहाँ पे ही हम हैं, और अगर महाराष्ट्र के ही किसानों का अगर हम अच्छा हित कर पाएंगे तो शायद हमें लगेगा कि हम अपने घर में भी इस सुधार को ला पाए हैं। आपने चतुर्दिना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर दिनेश, आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन। कोई सवाल पूछना चाहे, मैं प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर दे सकूं, और अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं किसी से पूछ के, अपने दूसरे कलीग से और एक्सपर्ट से पूछ के आप तक वापस उसका उत्तर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सरल लैंग्वेज में आपने पूरा लेक्चर दिया। 1 घंटा कैसे खत्म हुआ हमें किसी को पता ही नहीं चला। नहीं, ऐसा लग रहा था कि हम हिंदी हिंदी पिक्चर देख रहे हैं, बॉलीवुड पिक्चर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था। और मैं देख सकता हूँ कि हर किसान स्माइल कर रहा है। उसके फार्म पे ऑलरेडी ऐसे अच्छे जानवर आ चुके हैं, वो सपने देख रहा है मेरे फार्म पे भी ऐसे अच्छे जानवर जल्द जल्द आएंगे। आज के ऑडियंस में मैं देख रहा हूँ प्रकाले सर, जो हमारे एडिशनल कमिश्नर है एनिमल हस्बेंड्री महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। प्रकाले सर, आप अपना वीडियो शुरू करके अगर कुछ कहना चाहेंगे तो यू आर वेलकम सर। आई कैन स्टॉप शेयर। हाँ, आप शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। चैट में कुछ क्वेश्चंस है। जी मैं वो क्वेश्चन पढ़ता हूँ सर, और उसके बाद में आप उनके जवाब दे सकते हैं। और बेसिकली इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन के जवाब किसानों को मिल जाए। नितिन सर का क्वेश्चन है, व्हाट एबीएस थिंक फॉर ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट
in Maharashtra, scope and hurdles. दूसरा नितिन का क्वेश्चन वही पे लिखा हुआ है कि which bull you recommend for Maharashtra environment. मैं काम करता हूँ, मैं इन क्वेश्चन को हिंदी में पूछता हूँ आपको, ताकि किसानों को क्वेश्चन समझ में आएगा. नितिन का पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट होने के लिए क्या स्कोप है और क्या डिफिकल्टीज है. इसके बारे में आपने काफी कुछ बोला भी है, लेकिन और कुछ ऐड कर सकते तो कीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. देखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं, और महाराष्ट्र में स्कोप और ब्रीडिंग का बहुत है. महाराष्ट्र का किसान वैसे भी अच्छी सोच रखता है. आप और महाराष्ट्र में आपके पास चारे की भी इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है. खासकर आप देखिए तो पुणे से लेकर के और सांगली कोल्हापुर तक की इस पूरी बेल्ट में आपके पास रबी मेज़ भी है और खरीफ मेज़ भी है. तो पूरे साल आपके पास मेज़ हो रही है. साइलेज के ऊपर मैंने देखा बहुत सारे किसान अब जा रहे हैं. जब भी मैं जाता हूँ सांगली, तो मेरी आदत है, मैं रास्ते में कहीं रुक के किसानों से बात करता हूँ, देखता हूँ, पूछता हूँ. तो उनकी सोच बदल रही है. अब साइलेज के छोटे छोटे 50-50 मतलब 500 किलो के, जिसको आप ये 5-5 टन के बैग्स भी आ रहे हैं, जिसमें वो अपना साइलेज बना रहा है. सोच बदल रही है, लेकिन स्कोप बहुत है. स्कोप ये है कि आप देखिए पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा में जो काम हुआ, जितना हुआ, वो शायद और हो सकता है. हमने महाराष्ट्र में बहुत तेजी से सुधार नहीं किया जो हम कर सकते थे. तो शायद एक ये रहा कि कहीं कहीं आगे बढ़कर, अगड़े बढ़कर काम करने की क्षमता, थोड़ी सी जुझारूपन कम हुआ. लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी है, तो अब कर रहे हैं. मैं देख रहा हूँ नासिक में काम हो रहा है, नगर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, सांगली, कोल्हापुर, शोलापुर, पुणे, इन सारी जगहों में तो काफ़ी अच्छा काम चल ही रहा है. और इन सारी जगहों में आप अच्छा कर भी सकते हैं. कुछ जगह हैं जो मराठवाड़ा हैं और जो क्षेत्र है जहाँ पर थोड़ी बारिश कम होती है, फसल कम है, तो आप उस हिसाब से, आपको बहुत ज़रूरत है वहाँ इस चीज़ को करने की, क्योंकि आप कम गायों को उसी अवेलेबल चारे से एक ज़्यादा उत्पादकता ले सकते हैं. तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप ये काम कर सकें. और आज आपके पास ताकत है, आप संभव आप कर सकते हैं. उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र एनवायरनमेंट के लिए क्या आप कौन सा बुल रेकमेंड करते हैं? देखिए, महाराष्ट्र का एनवायरनमेंट अलग अलग है. जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र मराठवाड़ा में अलग है, पुणे सांगली की तरफ जाएंगे तो अलग है. ह्यूमिडिटी कम है, गर्मी कम है. लेकिन टेम्परेचर से ज़्यादा, बुल से ज़्यादा इसमें आपको मैनेजमेंट की ज़्यादा आवश्यकता होगी. देखिए, अगर गर्मी है तो हम क्या करते हैं, हमारा बड़ा सिंपल सा हमने लॉजिक बनाया है कि गाय को गर्मी लग रही है तो पंखा चला दो, पंखा उसके ऊपर चलता है. तो आप ये समझिए कि हम जब एसी चलाते हैं तो एसी हम कमरे में ऊपर लगाते हैं, क्योंकि गाँव जब जब हवा है गर्म होकर ऊपर उठती है. आपने ऊपर ही उसके पंखा लगा दिया तो वो गाय के ऊपर पूरी गर्म हवा ऊपर से पड़ती है, तो पूरी बॉडी पे उसके गर्म हवा पड़ती है और वो पेंटिंग शुरू हो जाती है. तो उसके अंदर आपको ऊपर पंखे की जगह ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए था, जिससे कि गर्म हवा जो है वो ऊपर से निकल जाती और ज्यादा कंफर्ट हो पाती. आप गाय को थोड़ा ज्यादा नहला सकते हैं उस समय, गर्मी के दिनों में, बीच में 1-2 दिन, मतलब 1-2 बार. तो ये जो छोटी मैनेजमेंट की है, पानी हमेशा अवेलेबल रहे, इनसे आप टेम्परेचर का मुकाबला ज्यादा कर सकते हैं. लेकिन आप यकीन मानिए, जब मैं सऊदी अरब, दुबई, ईरान, इराक, जब आप वहाँ, तो यही गाय वहाँ पर है. और मैं ये फोटो भेजूंगा डॉक्टर दिनेश आपको, आप शेयर करें. मैं खुद खींच के लाया था कि बाढ़ है, अंदर जो है वो गाय बैठी हैं, और गाय के पीछे वो सैंड के डून्स हैं, टीले हैं, रेगिस्तान में जैसे आपको दिखते हैं, और वहाँ ऊँट घूम रहे हैं. तो उस टेम्परेचर में भी इस गाय अच्छा काम करती है, प्रोवाइडेड कि उन्होंने उसको ऊंचा बनाया. आप छत ऊंची बनाइए. आप राजस्थान में जाइए, पुराने घरों में आपको 10 फुट पे घर की छत नहीं मिलती, बड़ों में 15 फुट, 17 फुट, 18 फुट में पुराने में देखेंगे आप मिलती है. तो क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है, ऊपर से हटती है. थोड़ी हाइट ज्यादा रखिए शेड की, थोड़ी हवादार बनाइए, थोड़ा एग्जॉस्ट वहां लगाइए,
तो गर्मी से आप ये सब कर सकते हैं। मतलब हमने अपने लिए तो कंफर्ट देखा, पर गाय के लिए नहीं देखा। अपने लिए तो हमने ऐसी सुविधाएं बनाई, लेकिन अगर वहाँ बनाए तो उससे आप अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीड एफिशिएंसी सीमेंट सिलेक्शन के टाइम पे एक क्वालिटी हो सकती है क्या? हो फीड सकती है, एफिशिएंसी काम के हो लिए। रहा है। लेकिन फीड एफिशिएंसी में सबसे ज्यादा यही है कि आप ज्यादा टाइपी का, बहुत ज्यादा जिसका टाइप स्कोर हो वो ना रखें। गायों को इतना बड़ा ना बनाएं जो ज्यादा फीड खाएं अपना स्वयं के, जैसे मैंने कहा, जीवित रहने के लिए और अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो आप मॉडरेट साइज की काव रखें, ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी। तो जिसका टाइप स्कोर मॉडरेट हो उसी को चयन करें, उसका चयन कर रहे हैं। और दूसरे उत्पादकता के गुण देखिए, ताकि साइज छोटा हो लेकिन अडर बड़ा हो, पीछे की तरफ जाए, या उसकी अटैचमेंट्स अच्छी हो लेकिन साइज छोटा हो, तो वो आप कर सकते हैं। और भी फीड एफिशिएंसी पे काम हो रहा है अभी, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक स्कोर अभी बनकर नहीं आया है। अभी उसको टाइप से ही रिलेट किया जा रहा है, टाइप और बॉडी स्ट्रक्चर से। तो जितना ज़्यादा बॉडी साइज कम होगा और टाइप कम होगा, वैसे ही बनाइए। वो विदेशी जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उन्होंने इस बात को समझा है और अब ज़्यादा बड़ी गाय के नेगेटिव मार्किंग है स्कोरिंग में। तो छोटी गाय की भी नेगेटिव है और बड़ी की भी नेगेटिव है, और मॉडरेट साइज में उसका सबसे ज़्यादा नंबर हैं। तो जब उन्होंने ब्रीड किया तो ज़्यादा बड़ी हो गई, अब उसके नेगेटिव नंबर देके वापस वो कर रहे हैं, और स्कोर जो है वो टीपीआई की बजाय नेट मेरिट पे जा रहा है। तो आप सीवन की सिलेक्शन में नेट मेरिट को देखिए, वो इकोनॉमिक इंडेक्स है और एक मॉडरेट साइज का है। आप वो टाइप इंडेक्स मत देखिए। अगर आप नेट मेरिट या आईडीआई देखते हैं, इंडिया डेयरी इंडेक्स, तो आपको एक अच्छे साइज की और अच्छी फीड एफिशिएंट गाय मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है कि आपने कहा कि जो अच्छी गाय जो आपके पास है उसका एम्ब्रियो आप आईवीएफ के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छी गाय चुनने के लिए आपका जो टेस्ट है जीनोचेक, जी, वो हिंदुस्तान में कहाँ पे होता है, उसकी कितनी फीस है? ओके। तो ये जो जीनो चेक है वो आप कहीं भी करा सकते हैं। नंबर एक, आपको बताना होगा, और एबीएस को बताएंगे तो एबीएस का रिप्रेजेंटेटिव ही आपके यहाँ आएगा, वो ही सैंपल लेगा और कुछ सवाल भी पूछेगा। उससे आपको अगर उसकी पेडिग्री पता होगी तो ज़्यादा अच्छा है कि क्या उसकी वो माँ कौन थी या उसका फादर कौन था। अगर आपके पास पेडिग्री रिकॉर्ड है तो और अच्छा रिकॉर्ड समझ में आता है और अच्छी वैल्यूज आती हैं। लेकिन वही आदमी आएगा और वही डीएनए का सैंपल लेगा और वो वहीं ले जा करके और उसको लेके आएगा, और हम लगभग आपको उसकी रिपोर्ट देंगे, और रिपोर्ट देने में आपको पूरी वैल्यू पता लग जाएगी कि आज आपकी गाय का क्या स्टेटस है। ये आप गाय में कर सकते हैं, क्योंकि गाय से आप एक साल में एक ही बच्चा लेंगे, 10 साल में 10 बच्चे ले लिए, बहुत अगर एफिशिएंट हैं तो 10 साल में 9 बच्चे ले लिए, 8 बच्चे ले लिए। लेकिन अगर यही आप जीनोटाइपिंग टेस्ट एक किसी सांड के लिए करते हैं तो आप उससे हजारों लाखों में आप उसको काम कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा महंगा टेस्ट है। जब आपने लिया तो उस पर कितनी संतानों में उसको ले जाने की क्षमता होगी, तो जब उसका सीमन बनेगा तो वो तो हजारों लाखों की डोज में बनेगा, तो वहां तक आप उसको उसका फायदा है। लेकिन गाय में करेंगे तो आपको उस गाय की क्षमता ही पता लगेगी अगर है। लेकिन एक बार ही अगर आप अपने फार्म में जो अच्छे जानवर जो आपको लगते हैं उसको आप करा सकते हैं तो वो कराइए, ताकि उससे आगे आने वाली संतान आप अच्छी, सबसे अच्छी गाय से सबसे अच्छी बछिया ले सकें। उसका कॉस्ट वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तकरीबन $80 उसका कॉस्ट है, क्योंकि $70 उसकी फीस ही है अमेरिका में और $10 उसको कोरियर का चार्ज है। तो हम कोई उसमें पैसे नहीं लेते हैं, वो यूएस की कंपनीज हैं वो करती हैं। तो हम वो लेके, परमिशन है हमारे पास, वो हम उसको भेजते हैं। अगर आप 10 तारीख से पहले देंगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा, लेकिन 15 को देंगे तो फिर वो 10 को ही टेस्टिंग में लगेगा, 8 को ही लगेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड की तरह है, अगर डेट के पास खर्चेंगे तो जल्दी पैसे देने पड़ेंगे, डेट के बाद खर्चेंगे तो जल्दी। तो इसलिए अगर 10 तारीख से पहले आप करें, क्योंकि कोरियर यहाँ से निकल जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उसमें $80 का खर्चा है एक एनिमल पे, और ये सिर्फ गायों में करते हैं हम, सांडों में नहीं करते हैं। दो किसानों का प्रश्न है कि एबीएस सीमेंट महाराष्ट्र में अवेलेबल है क्या? एबीएस सीमेंट खरीदने के लिए क्या करें? तो बिल्कुल अवेलेबल है, और महाराष्ट्र में कई जगह अवेलेबल है।
महाराष्ट्र में आप फ़ोन कर सकते हैं, डॉक्टर प्रशांत गिरम यहाँ पे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हमारा पुणे में दफ्तर है, वहाँ पे बात कर सकते हैं। पुणे में वेयर हाउस है, वहाँ जाके खरीद सकते हैं। सांगली में है, सांगली से ले सकते हैं, और कई जिलों में उपलब्ध है। और डॉक्टर प्रशांत इसका जवाब ज़्यादा अच्छा दे सकेंगे कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है, वो वहाँ से ले सकते हैं महाराष्ट्र से। लेकिन महाराष्ट्र से बहुत किसान आते हैं जो हमसे लेके जाते हैं, और वहाँ पर अवेलेबल भी है। मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र का। और एक किसान का जलगांव से क्वेश्चन है कि यहाँ पे काफी गर्मी होती है, तो काफी कम एचएफ गाय यहाँ पे पाली जाती है, तो क्या मैं एचएफ जलगांव में रख सकता हूँ क्या? तो जैसा मैंने कहा, हम कितनी भी गर्म जगह पर रख सकते हैं, अगर आप उसका मैनेजमेंट थोड़ा ठीक करें। अगर सऊदी अरब, दुबई और सबसे बड़ी अलमराई एक जगह है, अलमराई, जहाँ पर लाखों की लाखों गायें हैं अलमराई डेयरी में, और वो जो उत्पादन है, चारा जो है वो 800 किलोमीटर दूर उगता है। 800 किलोमीटर दूर से वो चारा लाते हैं, क्योंकि वो सिटी के पास है। और जहाँ वो गाय रखते हैं वहाँ एक पत्ता नहीं है घास का, और इतनी गर्म जगह है और सब इकट्ठी रहती हैं। तो अगर आप उस मैनेजमेंट में रह सकते हैं तो जलगांव फिर भी बहुत अच्छा है, जलगांव में रखा जा सकता है। सिर्फ 2-3 महीने दिक्कत है, और वो 2-3 महीने रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है बहुत दिक्कत है तो आप क्रॉस ब्रेड एनिमल भी रख सकते हैं, जिससे कि आप जो इंडिजिनस मदर है, जो आपके पास वहाँ जो भी देसी क्वालिटी की गाय है, चाहे साहिवाल है या गीर है या और वहाँ पर कुछ और लोकल ब्रीड है, उसमें आप अगर अच्छी एचएफ या अच्छी जर्सी का सीमन आप लगाते हैं तो आप गर्मी से भी बचाव कर पाते हैं, और आप उत्पादकता के अच्छे गुण भी ले सकते हैं। बलराम सिंह का क्वेश्चन है कि आईवीएफ और सेक्सेल अवेलेबल है क्या और अफोर्डेबल है क्या? देखिए, जैसे मैंने कहा, सेक्सेल बिल्कुल अवेलेबल है और सेक्सेल बिल्कुल अफोर्डेबल है। सेक्सेल इसलिए अफोर्डेबल है, वो ये पूछ रहा है आईवीएफ और सेक्सेल, यानी आईवी आईवीएफ। और सेक्सेल दोनों अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं। आईवीएफ के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने निर्धारित किए गए हैं। जिसको चाहिए वो आज बता सकता है, और नवंबर में टीम ही आकर के उसके फार्म पर ही ये कर देती है, और वहीं उसको अच्छा, प्रेगनेंसी जब हो जाती है तभी उसके पैसे लिए जाते हैं। तो वो फुल यानी प्रेगनेंसी में अभी अभी आईवीएफ। अभी बुकिंग करेंगे तो नवंबर से जनवरी में होगा। हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा समय है ब्रीड करने के लिए, सबके लिए। तो वो ज़्यादा अच्छा समय है, वो तब है। लेकिन वो 3 महीने या 4 महीने, मार्च तक कर सकते हैं। और उस टाइम पर जो जैसे करेगा उसी हिसाब से शेड्यूल बन जाता है। वो टीम आती है और आप ही के फार्म पे आके वो वहीं करती है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है कि आपके पास 10 या 15 या 20 जानवर होने चाहिए रेसिपिएंट। अगर आपके पास अकेले के पास नहीं है तो आसपास के 2-3 किसान मिलके कर सकते हैं, ताकि वो आएँ तो उसमें सिलेक्ट करें। जबकि रिप्रोडक्टिव उसका सिस्टम ठीक होना चाहिए, हर 21 दिन पे साइकिल में आनी चाहिए, उसको कोई रिप्रोडक्टिव बीमारी नहीं होनी चाहिए, पहले कोई रिटेड प्लेजेंटा या यूट्रस की कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो वो सिलेक्शन करके, मान लीजिए 20 में से 10 ऐसी ठीक निकलती हैं जिसमें कर सकते हैं, तो वो 10 को करके वो फिर चले जाते हैं। फिर वो आएंगे आपके पास 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, प्रेगनेंसी चेक करेंगे। प्रेग्नेंट होगी तो अब आप उसके वो दे देंगे, अगर नहीं होगी प्रेग्नेंट तो दोबारा करके जाएंगे। तो आपसे तब तक पैसे नहीं लिए जाते जब तक गाय प्रेग्नेंट नहीं होती। तो आपने कुछ कीमत तय की हुई है कि कीमत तय आईवीएफ की हुई है, प्रेगनेंसी के और लिए वो कितनी मेरे कीमत ख्याल से, रहेगी, एक किसान पूछ रहे हैं। हाँ, तो वो अगले महीने से आ जाएगी। वो सिर्फ सेक्स्ड में ही अवेलेबल है, सेक्स्ड प्रेगनेंसी ही अवेलेबल है, जिसमें 90% तक बच्चियां ही होगी। तो उसकी कीमत जो है आज की डेट में जो बाजार में कीमत है, उससे लगभग 60-70% में अवेलेबल होगी। तो 30%, 35% उसकी कीमत में कमी हो चुकी है ऑलरेडी, और वो कर पाएंगे हम। गोवा में आपका सीमेंट अवेलेबल है, एक किसान पूछ रहे हैं। गोवा में अवेलेबल है, अगर चाहिए तो गोवा में डिस्ट्रीब्यूटर भी है, वहाँ पे अवेलेबल भी है। गोवा सरकार ने भी अभी लिया है, दोनों लिए हैं, सेक्सेल भी लिया है और कन्वेंशनल भी लिया है, और बिल्कुल गोवा में उपलब्ध है। और गोवा में हमारे एग्रीकॉर्प एलएलपी करके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर हमारी वेबसाइट से भी मिल सकता है, और आप हमारे ऑफिस में फ़ोन करके भी उनसे ले सकते हैं। एक किसान पूछ रहे हैं महाराष्ट्र में क्या क्या एक्सटेंशन सर्विस एवीएस देती है?
वेल, एक्सटेंशन सर्विसेज जहाँ तक है, हम 2-4 सर्विसेज देते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया, किसी को जीनोचेक चाहिए तो जीनोटाइप करके देते हैं। क्या सिलेक्शन होनी चाहिए, उनके फार्म में क्या ग्रेड कर सकते हैं, ग्रेडिंग करके किस कायों में क्या सीमन लगना चाहिए, ये सलाह भी देते हैं। और ये सलाह भी देते हैं कि वो कैसे अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम बनाएं, पूरा ब्रीडिंग प्रोग्राम भी बना के देते हैं। और एक कंसल्टेंसी की सर्विस भी है। अगर आप एबीएस कंसल्टेंसी लेते हैं तो वो पूरे साल की आती है, और पूरे साल में वो आपको जो भी समस्याएं हैं जेनेटिक्स से जुड़ी हुई, जेनेटिक्स से ना भी हो, न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट तीनों से जुड़ी हुई, तो सभी के एक्सपर्ट्स हैं, और सभी के एक्सपर्ट्स आपसे, एक्सपर्ट से पहले बात करते हैं और एक प्रोग्राम मिल के तैयार करते हैं, और 1 साल तक उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और वो करके देते हैं। तो ये सर्विसेज महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में उपलब्ध हैं। लेकिन हम इंसेमिनेशन की सर्विस नहीं देते हैं, तो इंसेमिनेटर नहीं है, जेनेटिक्स जरूर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारा काम जेनेटिक्स का है, उसको सीमेन को लगाने का नहीं हम व्यवस्था कर पाते हैं, लेकिन आपको जेनेटिक्स आप ही के यहाँ पर सबसे अच्छी से अच्छी उपलब्ध हो, और सर्विसेज उससे रिलेटेड जो उपलब्ध हो वो सब हम प्रोवाइड कराते हैं। झारखंड से सवाल है कि हमारे यहाँ पे गाय छोटी होती है, तो आप कौन सा सीमेंट रेकमेंड करेंगे? तो गाय छोटी होती है तो 2 तरीके हैं। छोटी होने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई बड़ी नस्ल की गाय के सीमेन इस्तेमाल कर दिया जाए तो बच्चे के फंसने की, डिस्ट्रोफिया की ज़्यादा शिकायत आ सकती है। तो आप ऐसा बुल का चयन करें जिसकी काविंगी सबसे अच्छी हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर बहुत छोटी है तो आप जर्सी गाय, क्योंकि जर्सी छोटी है, जर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्योर ब्रीडिंग करनी है तो ज़्यादा छोटी अगर गाय हैं तो छोटी गाय में रेड सिंधी है या साहिवाल है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। झारखंड में है, बल्कि मैं देख पा रहा हूँ अभी, मेरी नज़र गई, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जो सीईओ हैं यूपी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने इन सुविधाओं का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी सेक्स सीमेन की लैब लगाई है, और वहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस गायों का ही सेक्स सीमेन का उत्पादन करके किसान तक पहुँचा रहे हैं। और शायद ये उत्तर प्रदेश के किसान के लिए एक इतनी बड़ी मदद आज की डेट में उपलब्ध है, और एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि 1/5वां हिस्सा लगभग गाय भैंसों का उत्तर प्रदेश से आता है, जैसे कि 1/5वां हिस्सा आदमियों में भी आता है। उसमें बहुत बहुत मील का पत्थर साबित होंगे, और उसमें बहुत सारी गायों में हम बहुत सारा जो सीमेन गया है उसकी बहुत सारी बच्चियां भी वहाँ पर उत्पादन हो चुकी हैं। बल्कि मथुरा में एक गांव है कारब, कारब गांव में जयदेव सरास्वत नाम के एक बुजुर्ग हैं, जिनके जो वेटनेरियन के फादर हैं और पंतनगर वेटनरी कॉलेज में डेयरी में थे, वो उन्होंने सबसे पहले भारत में बने हुए सेक्स सीमेन की बच्ची अभी वहीं हुई, मथुरा के वहाँ कारब जिले में। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह का स्वागत भी है, और धन्यवाद भी है उनको बहुत बहुत कि उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी सोचा और आगे बढ़े। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी सोचा गया है, और मुझे डॉक्टर परकाले भी हैं जो सीईओ हैं, और वहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी इस फैसिलिटी का जल्द ही निर्माण होने जा रहा है। तो आप सबके लिए शायद ये बहुत खुशी की खबर भी है। मराठवाड़ा के किसान का क्वेश्चन है कि सेक्स सीमेंट यूज करने से कंसेप्शन रेट कम होता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, और सेक्स सीमेंट कैसे यूज करें, कौन से जानवरों में यूज करें? करेक्ट। तो सेक्स सीमेन का ये बात सही है, उसके इस्तेमाल से कंसेप्शन रेट कम होता है, बिल्कुल। लेकिन सेक्स सीमेन हर गाय के लिए नहीं है। सेक्स सीमेन उसी में आप यूज कीजिए, सबसे ज्यादा चांसेस, देखिए कोई भी सीमन हो, सेक्स सीमन हो चाहे नॉन सेक्स हो, कन्वेंशनल हो, आप हेफर में लगाएंगे पहली बार में, पहली ब्यात के अंदर, पहली काविंग में, जो गाय अभी तक काव नहीं हुई है, उसमें सबसे अच्छे रिजल्ट आएंगे। फर्स्ट लैक्टेशन में उससे कम, सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में उससे कम। जैसे जैसे गाय की उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे सांड की उम्र बढ़ेगी, फर्टिलिटी धीरे धीरे घटती चली जाएगी, सेम जैसे आदमियों में होता है। तो अगर आदमी 70-80 साल का है, जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही उसमें गाभिन होने की या करने की क्षमता कम होती जाएगी, दोनों में, नर में भी और मादा में भी। तो इसलिए पहले तो ये जान लीजिए कि सेक्स सीमन हर गाय के लिए नहीं है। सेक्स सीमन क्योंकि थोड़ा महंगा है,
वो आप हेफर्स में सबसे ज्यादा यूज कीजिए, फॉलोड बाय फर्स्ट लैक्टेशन, सेकंड लैक्टेशन, थर्ड लैक्टेशन। लेकिन जिसमें भी आप इस्तेमाल करें ये इंश्योर कर लीजिए कि उसको कोई रिप्रोडक्टिव समस्या नहीं है, उसमें कोई कभी पहले प्लेजेंटा या जेर नहीं फंसी थी, नहीं रुकी थी, उससे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, उसके यूट्रस में कोई इन्फेक्शन नहीं है। वो अगर है तो पहले उसको ट्रीटमेंट कर लीजिए। और उसका जो फर्टिलिटी है वो सही टाइम पे आती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, आप उसको देख लीजिए कितनी आती है। पहले 2-3 हीट आप मिस कराते हैं, वो इसीलिए कि 21 दिन पे आ रही है कि 22 दिन, कईयों की हीट 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, 4 दिन भी चलती है। तो उस हिसाब से आप उसका समय सही तय कर लीजिए कि किस समय लगाना है, वो ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कंसेप्शन रेट लगभग 5 से 10% कम है कन्वेंशनल के, लेकिन वो आपको ज़्यादा मुनाफा दे के जाता है, क्योंकि कन्वेंशनल आपने किया और अगर बछड़ा आ गया, 50-50% है, 10 गायें हैं, 5 में बछिया आ गई, 5 में बछड़ा आ गया, लेकिन सेक्सीमन लगाया तो 9 में यहाँ बछिया आ गई, तो जिन 4 में बछड़ा आया वो अब आप अगले साल अब बछिया ले पाएंगे। तो वो जो 4 गायों का जो पूरा साल खराब हुआ, तो 1 साल मतलब 1 लैक्टेशन, 300 दिन का दूध चला गया। और अगर 1000-1500 लीटर भी दूध है, जैसे मैंने बताया 40,000 रुपए का नुकसान है। तो आप ये मत सोचिए, कन्वेंशनल सीमन सबसे महंगा सीमन है, आप लगाइए कम से कम 30 से 40,000 रुपए महंगा है सेक्स सीमन से। सेक्स सीमन अब अलग अलग ब्रीड में उपलब्ध है, पहली बार भारत में, जैसे मैंने अभी बताया उत्तर प्रदेश ने किया, सभी ब्रीड्स में उपलब्ध है। पहली बार साहिवाल हो, रेड सिंधी हो, कांकरेज हो, थारपारकर हो, या गीर हो, या क्रॉस ब्रीड हो, या मुर्रा बफलो हो, मैसाना हो, जाफराबादी हो, तेरी ब्रीड हो, नए सेक्स इन सब में नए पहली बारी बच्चे भी बुल select किया गया के तो बारे में जान। किया गया, तो सब में उपलब्ध है। और कंसेप्शन कम है, लेकिन अच्छे से सिलेक्शन करके लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आने वाले नए बुल के बारे में जानकारी दे। वो पूछ रहे आने वाले नए बुल्स के बारे में बताइए। आने वाले नए बुल्स के बताइए। सही कहा आपने, आने वाले बहुत सारे बुल्स हैं। अभी शायद आपने पढ़ा भी होगा, बल्कि लॉकडाउन के अंदर ही जो जो आखिरी कार्गो फ्लाइट उतरी, उसमें वो नए बुल्स आए थे, तो कुछ होल्स्टीन और जर्सी बुल्स आए थे, वो अब पहुंच गए हैं। उनमें से पहला बुल जिसका नाम एबीएस स्पाइक है, वो अब नया होल्स्टीन का नंबर 1 बुल है। उसने स्ट्राइकर और ब्रूट को मात दी है, उससे और ऊपर है। तो हमारे जो 20 बुल थे उनसे और ऊपर आ गया है, वो उसका नाम स्पाइक है। सबसे ज्यादा उसमें नेट मेरिट का स्कोर है 698, जो बाकी किसी भी अवेलेबल बुल से, चाहे वो एबीएस का हो या किसी भी और कंपनी का इंपोर्टेड बुल हो, उससे लगभग 60-70% ज्यादा है। सबसे ज्यादा फैट का इंप्रूवर है, फैट का उसका 76 पाउंड प्लस का स्कोर है, जो कि किसी भी और बुल की क्षमता से कम 70-80% ज्यादा है। सब उसके बाद जो है वो 43 पे आ जाता है, उसका 76। सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज इंप्रूवर का स्कोर है, और सबसे ज्यादा नेट मेरिट का हाईएस्ट स्कोर है। सबसे अधिक आपको मुनाफा दे सकता है, उसका स्कोर सबसे ज्यादा है। तो स्पाइक एक नया बुल है जो इस महीने आया है। और बहुत सारे बुल हैं जो साहिवाल में भी आकाश, ध्रुवा आ रहे हैं, जर्सी में डेक्स्टर है, रेना जिक है, वो आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा हमारी वेबसाइट पर, या अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं, 2 लाख से ज़्यादा किसान वहाँ जुड़े हैं, वहाँ पर भी इसकी जानकारी मिलती रहती है। और अभी आने वाले 5 और हैं, तो लगभग जनवरी तक लगभग 20 बुल और नए जुड़ेंगे। और अगर 20 बुल लोग नए जुड़ेंगे तो कुछ बुल हटेंगे भी, और जो हटेंगे और नए जुड़ेंगे उनकी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। लेकिन फिलहाल स्पाइक बुल अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं, और वो इस वक्त देश में सबसे नंबर 1 का बुल है। यहाँ पे डॉक्टर अरविंद यादव जुड़े हुए हैं, जो आनंदा डेयरी में काम करते हैं, इटा में, यूपी में। यहाँ पे डॉक्टर उमेश शर्मा जुड़े हुए हैं, जो यूपी के रहने वाले हैं। तो डॉक्टर उमेश शर्मा पूछ रहे हैं कि यूपी में किसानों को आईवीएफ के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, आईवीएफ के लिए क्या चार्जेस लगेंगे? ये कईयों का सवाल है। तो लगभग कंफर्म्ड प्रेगनेंसी के लिए, मतलब एम्ब्रियो के लिए नहीं, कंफर्म्ड प्रेगनेंसी के लिए पैसे देने होंगे, और वो मेरे ख्याल आने वाले 10-12 दिन में हम उसकी घोषणा भी कर देंगे। लेकिन जितने प्रेजेंट में आज देने पड़ते हैं उससे लगभग 40% कम देने होंगे। तो अगर मान लीजिए आज 100 देने पड़ते हैं तो 60 ही देने होंगे।
लेकिन इसकी हम घोषणा अभी 8-10 दिन में करने वाले हैं। इसका एक डिजिटल विधिवत लॉन्च होगा जिसमें हिसार यूनिवर्सिटी भी शामिल है। तो मैं वो आज बता करके मतलब 10-15 दिन बाद वाला जो काम है उसको थोड़ा फीका नहीं करना चाहता, लेकिन वो उपलब्ध होगा और यूपी में नहीं पूरे देश में उपलब्ध होगा। एक किसान अरविंद कुमार सिंह सर का नंबर भी मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल दीजिए, और डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से मैं बात कर लूंगा। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह हैं यहाँ पर, अगर वो कहें चाहें तो वो अपना नंबर बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मेरे पास तो है पर उनकी आज्ञा के बिना नहीं कर सकता। आपका स्पीकर ऑन करना पड़ेगा सर। डॉक्टर साहब म्यूट हैं आप म्यूट हैं, आपके स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ, सभी को नमस्कार। सर मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह उत्तर प्रदेश से हूं और लाइव स्टॉक डेवलपमेंट को जैसा बताया इस समय हेड भी कर रहा हूं। एबीएस के द्वारा हमारे यहाँ जो सेक्स सीमन लैब इस्टेब्लिश की गई है उसमें साहिवाल, गंगा तीरी, हरियाणा और थार पारकर के सीमन स्ट्रॉ, हमारा सेक्स सीमन स्ट्रॉ तैयार होकर के हमको लगातार मिल रहे हैं। एक साल में 3,30,000 सीमन स्ट्रॉ एबीएस हमको बना करके दे रहे हैं। तो वहां पे लगातार बन रहा और हम उसको लगातार फील्ड में भेज रहे हैं। हमारा कोई ऐसा जनपद नहीं है आज के समय में जिसके यहाँ ब्रीडिंग पॉलिसी जो हमारी है, पशु प्रजनन नीति जो हमारी है, उसके अनुसार सब जगह हमारे सेक्स सीमन उपलब्ध हैं। हमारे सरकार ने जो बुंदेलखंड के 7 जनपद हैं उसमें केवल 100 रुपए में सेक्स सीमन से एआई के लिए दरें निर्धारित की है। बाकी के जो 68 जनपद हैं उसमें 300 रुपए में हमारे यहाँ उसके दर निर्धारित है। और इस समय इसकी तरफ रुझान लोगों का ज्यादा बढ़ भी रहा है, क्योंकि जो एक तो बहुत अच्छा बताया डॉक्टर अरविंद जी ने कि क्रॉस जो हमारे एक्सोटिक बुल हैं, जो हमारे एचएफ हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत अच्छे हैं। उनके जहां पर उनका मैनेजमेंट अच्छा हो, प्रबंधन अच्छा हो, परंतु जो हमारा इंडिविजुअल फार्मर है जो 1-2 गाय, 3 गाय, 1 गाय, 4 गाय लेकर के चल रहा है, और इसी तरह महाराष्ट्र को भी मैंने घूमा है, महाराष्ट्र में भी लोग गायों के प्रति बड़ा लोगों का प्रेम है और वहां पे भी एचएफ के क्रॉस को भी अगर लेके चलेंगे आपके पूरा पूना बेल्ट में, तो आपको क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम लेकर के चलेंगे। जैसे कि हमारा वेस्टर्न पार्ट है, हमारे वेस्टर्न पार्ट में मुर्रा बहुत अच्छी है और हमारे विदेशी भी बहुत अच्छी है। परंतु हम जब बुंदेलखंड में जाते हैं दिनेश भाई, तो बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत देसी जानवर हैं, 1 लीटर वाले, 1.5 लीटर वाले। हम वहां पर अगर हम उसको कर भी दें और इम्प्रूवमेंट को बहुत ज्यादा ले भी आए तो उसको रखेंगे नहीं, वो छोड़ देते हैं चरने के लिए, तो वो उनके लिए दिक्कत है। वहां पर हम लोग थार पारकर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि थार पारकर एक स्टाउट ब्रीड है और वो वहां पर उसका मिल्कील भी अच्छा है। तो हम लोग बुंदेलखंड में थार पारकर ले रहे हैं। सेंट्रल यूपी में पूरा हम लोग साहिवाल को ले रहे हैं। साहिवाल तो पूरे यूपी के लिए है, तो जो भी भाई यहाँ से हैं यूपी के, वो अपने नजदीक के पशु चिकित्सालय चले जाएं और उनको वहां पर सेक्स सीमन मिलेगा, ये इसकी मैं श्योरिटी करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैंने मेरी मास्टर डिग्री पीएचडी आईवीआरआई से की हुई है, बरेली से। 5 साल बरेली रह चुका हूँ मैं और 9 साल दिल्ली में था और पिछले 15 साल से पुणे में रह रहा हूँ। और मैंने देखा हुआ है कि यूपी में किसानों का कितना प्यार होता है जानवरों के ऊपर, और आपके जैसे अफसर उनको हेल्प कर रहे हैं, आपके जैसे वेटरनरियन उनको हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम चाह रहे भी आज का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, और डॉक्टर परमिंदर सिंह भी है आज का प्रोग्राम, वो भी अटेंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सारे सवाल कवर हो चुके हैं। एक किसान का सवाल था कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में जरा एक बार और बताइए, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। तो
अरविंद जी जरा 2 मिनट में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जरा नई टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा सा एक बार फिर बता दीजिए। जरूर। देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब है बाहर, विट्रो बाहर, इन विवो होता है बॉडी के अंदर। तो दो तरीके से होता है। आप गाय हीट में आई, गाय ने एक ओवा रिलीज किया, एक अंडा रिलीज किया अंदर, आपने यहाँ से सीमन लगाया, सीमन में से बहुत सारे स्पर्म होते हैं, एक स्पर्म जा करके उस अंडे से मिलता है और वहां पर गाय, उसमें एम्ब्रियो बन जाता है अंदर, और वो एम्ब्रियो अंदर यूट्रस की दीवार पे चिपक जाता है और वो प्लेजेंटा फॉर्मेशन होके 10 महीने तक वो आगे प्रेगनेंसी चलती है और उसके बाद बच्चा पैदा हो जाता है। मान लीजिए इसमें आपने गाय में लगाया तो साल में एक ही बच्चा होगा उस गाय से। उस गाय की उम्र 10 साल है तो 8 बच्चे होंगे, क्योंकि जब 2 साल की थी तो पहली बार बच्चा हुआ, तो 8 बच्चे होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप पहले क्या करते थे, तो हमने ये सोचा कि इससे ज्यादा बच्चे लिए जाएं, तो एक टेक्निक आई फ्लशिंग एम्ब्रियोज वाली, जिसको MOET बोलते हैं, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। उसमें आप गाय को सुपर ओवुलेट करते हैं, हार्मोन लगाते हैं, तो एक अंडे से ज्यादा अंडे निकलते हैं और आप इंसेमिनेशन कर देते हैं। तो जब अंदर 5 अंडे निकले और आपने इंसेमिनेशन कर दिया, तो सीमन तो काफी था, कई मिलियन स्पर्म्स थे, कई लाखों में थे, तो 5 ने जाकर के फर्टिलाइज कर दिया 5 अंडों को अलग अलग, तो 5 एम्ब्रियो बन गए। तो वो एम्ब्रियो पहले 7 दिन तक चिपकते नहीं हैं, अंदर ही रहते हैं। तो आपने क्या किया, 7वें दिन आप इधर से एक स्टेराइल पानी डाला या फ्लूइड डाला जो एम्ब्रियो जिससे मरे नहीं, और वो 5 के 5 दूसरी तरफ से पाइप से बाहर निकाल लिए। बाहर निकाल के आपने अलग अलग कर लिए, और दूसरी गाय जो 7वें दिन तक थी हीट में, वो 5 आपने दूसरी 5 गायों में रख दिए। तो उससे क्या हुआ कि जिस गायों में आपने रखे उसका तो कोई जीन्स नहीं आया, जो अच्छी गाय थी उसी से अंडे आए थे, तो माँ तो वो हो गई, 5 की माँ वही हो गई, और बाप कौन हो गया, जिसका आपने सीमेन इस्तेमाल किया था। तो वो जो 5 खराब गायें थी जो दूध नहीं दे रही थी, वो भी अब उसमें भी वही क्षमता हो गई जो अच्छी वाली गाय के बच्चे से होती। तो 5-6 की माँ वही हो गई और वही शायर हो गया। अब इन विट्रो आया, क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रहा था, तो उन्होंने क्या करते हैं, वो हर 17 दिन में, 20 दिन में ओवरी से उन अंडों को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल के लैब में ले जाते हैं, लैब में ही सीमन रख के उसको वहां पे आपस में फर्टिलाइज करा देते हैं। अलग अलग मीडिया है, उसको अलग अलग बदलते रखते रहते हैं एक एक टेम्परेचर के अंदर, और जैसा कि यूट्रस में बच्चेदानी में जैसा माहौल होता है, टेम्परेचर होता है, वातावरण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो उसमें बनाते हैं और इंक्यूबेट करके 7वें दिन तैयार जब हो जाता है, तो उसके बाद उसको ले जाके किसी और गाय में रख सकते हैं। तो ये काम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो और इन विवो में ये फर्क है कि उसमें आप कितनी बार सुपर ओवुलेट करेंगे गाय को हार्मोन दे दे के, तो उतनी ज्यादा गाय में नुकसान हो जाएगा, तो वो नुकसान नहीं होता। इसमें बिना हार्मोन के आप साल में 17 बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 18 बार, हर 20वें दिन आप करेंगे, तो आप उतने ही ज्यादा एग्स ले सकते हैं, उतने ही ज्यादा ओवम ले सकते हैं उनसे, उतने ही ज्यादा आप मेच्योर करेंगे, उतने सीमन तो आपके पास है ही। सेक्स सीमन से आप उसको सेक्स एम्ब्रियो बनाइए और जाके अलग अलग गायों में रख दीजिए। तो मेरे पास अगर मान लीजिए 100 गाय हैं, जिसमें से 5 बहुत टॉप की हैं, तो उन 5 से मैं फीमेल का ओवम ले लूंगा और स्वम लेके बाकी 95 में भी लगा दूंगा, तो 100 की 100 मेरी उन्हीं 5 गायों की संतान हो जाएंगी। तो इसलिए आप उसको बहुत जल्दी जेनेटिक गेन को कर सकते हैं। अदरवाइज एक आपकी 30 लीटर की गाय थी, एक 2 लीटर की गाय थी, दोनों में एक ही सीमन लगाएंगे सांड का, तो 30 लीटर वाला तो चलो 35 देगा, लेकिन 2 वाला 5 ही देगा, क्योंकि माँ के भी गुण आएंगे। तो आपने इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में वो 2 वाली के माँ के गुण लिए ही नहीं, आपने सिर्फ उसकी बच्चेदानी का इस्तेमाल किया कि 10 महीने तक वहां पर प्रेगनेंसी मेंटेन रह सके और हो जाए। आदमियों में भी हो रहा है, आप जगह जगह देखते होंगे, IVF के देखते होंगे, क्योंकि कई बारी जो फेलोपियन ट्यूब है, जो बच्चेदानी की ट्यूब है, वो बंद होती है, नहीं आ पाता, तो वो करके रख देते हैं, या कई बारी नहीं भी कर पाता है कोई, तो वो मदर से एग्स ले लेते हैं और फादर से स्पर्म से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो किसी ऐसी महिला में जो रिप्रोडक्टिवली ठीक हो उसमें रख देते हैं। वो 10 महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाता है, 9 महीने के बाद। तो वो लेकिन होता तो वही माँ बाप का है जिनसे एग्स और वो लिए थे। तो गुण आप सबके ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे गुण आप अच्छी गाय के ले सकते हैं, और एक गाय से साल में एक की बजाय साल में आप 30, 40, 50 बच्चे तक
पैदा कर सकते हैं। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक छोटा सा सारांश है। दो क्वेश्चन आखिरी के रह गए हैं, मैं लेता हूँ। एक किसान पूछ रहे हैं कि दिनेश जी, हाँ, दिनेश जी, ये जो अभी डॉक्टर अरविंद जी ने बताया, मैं किसानों को अगर मुझे शेयरिंग का वो मिल जाए थोड़ा सा, तो दिखा दूं कि क्या करते कैसे, उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, जरा शेयरिंग हमको वो कर दीजिए। हाँ, शेयरिंग खोल दीजिए, शेयरिंग मेरे के लिए एक शेयरिंग खोल दीजिए। खोल दिया डॉक्टर साहब, चलिए करिए आप। खोल दिया, कीजिए खोल सर। दिए। ये आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर आया है, एक गाय का पीछे का स्ट्रक्चर बना है, और उसमें देखिए एक पाइप ऐसे अंदर जा रहा है उसकी बच्चेदानी में, और मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूं और बढ़ाता हूं तो आपको दिखेगा। मैं थोड़ा सा इसको जरा जूम को बढ़ाता हूं। अब दिखा? अब क्लियर? ये देखिए, ये दिख रहा है ना जी? हाँ, ये देखिए इसकी बच्चेदानी है। मैं सभी लोगों को बता रहा हूं जो किसान है हमारे, यहां पर अंडा निकला है, ये इसकी ओवरी है, और इसमें से 6-7 अंडे एक बार में, अगर उसको बच्चा उसके अंदर सीमेंट डाल देंगे तो एक बार में एक बच्चा देगी। अब उससे कैसे बच्चा लें? ये देने वाली दूध है 50 लीटर 60 लीटर, अच्छी गाय है, इससे अच्छे बच्चे कैसे लें? तो यहां से अंडे निकलते हैं हार्मोन दे करके, 6-7-8 अंडे निकले, इसको देखिए फ्लशिंग करके इकट्ठा कर लिया। यहां फिल्टर होता है, और फिल्टर से जब अंडे आ गए तो उसके बाद ये पूरा बाहर करके फर्टिलाइजेशन करके, इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन करके, हम इसको फिर से, जो सरोगेटेड मदर होती है, धात्री माँ होती है, और धात्री माँ में जाकर के हम उसमें डाल देंगे। उसके कोई गुण नहीं आएंगे, गुण आएंगे केवल इसके, और इसके जो फादर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा जिसका सीमन है, तो उसके गुण आएंगे इसमें। धन्यवाद। मैं अब इसके बाद अपनी शेयरिंग यहीं पर बंद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह बताया सर आपने, और यानी वो डायग्राम में देख के काफी अच्छी तरह समझ में आता है। अरविंद जी, अगर आपकी परमिशन है तो दो क्वेश्चन और थे। बिल्कुल सर। एक किसान पूछ रहे हैं, मेरे पास में ब्रूट की हीफर है, तो उसके लिए कौन सा सीमेंट में यूज करूं ब्रीडिंग करते समय? अगर ब्रूट की हिफर है तो आप एक तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक आपने ब्रूट का सीमेंट लगाया। ब्रूट का फादर था मॉन्ट्रॉस, जो पूरी दुनिया का 1 नंबर का सायर रहा 2 साल तक। अभी 4 महीने पहले ही, अभी भी वो दुनिया में 5 नंबर का सायर है। और तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके पास एक बहुत अच्छी जेनेटिक्स आपने तैयार की है, आपके पास है। अगर आप उस पर सीमेंट लगाना चाहते हैं तो आप स्ट्राइकर का लगा सकते हैं, पाइपर का लगा सकते हैं, मैजिक का लगा सकते हैं, या एवरेस्ट का लगा सकते हैं। लेकिन अब नया स्पाइक आ रहा है तो स्पाइक और भी अच्छा है, तो आप स्पाइक का लगाइए, तो उसकी आने वाली संतान और ऊपर से आएगी और ऊपर जाएगी। तो जब अभी उसकी अगर ब्रीडेबल एज नहीं है, तो जब ब्रीडिंग एज हो जाए, और एज से ज़्यादा वजन जरूरी है, 300 किलो तक उसको होना है, तो जब भी बचिया हो तो उसको आप ये ध्यान रखें कि रोज उसका 800 ग्राम तक वजन बढ़ता रहे। 800 ग्राम से 1 किलो तक उसको अगर अच्छा पालन पोषण करेंगे तो वो जल्दी हीट में आएगी, और 300 किलो वजन जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करें 10 महीने के आसपास, और फिर उसके बाद 2 हीट मिस करा के आगे कराएं। तो स्पाइक एक लिए आपके लिए बहुत अच्छा बुल है इस वक्त, क्योंकि वो, अगर मैं ब्रूट की वैल्यू आपसे शेयर करूं तो ब्रूट की नेट मेरिट 475 है और स्पाइक की नेट मेरिट 700 है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे कितने ऊपर का है। और जो स्पाइक है वो आज की डेट में, और जो नए बुल आए हैं, वो पहले वाले भी, ब्रूट भी दुनिया के टॉप 100 जीनोमिक बुल्स में है, लेकिन जो स्पाइक है वो टॉप 10 के जीनोमिक बुल्स में है। तो आप और बेहतर अपनी जेनेटिक्स को कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमने गायों की बात की हुई है, तो एक किसान पूछ रहे बफेलो सीमेंट के बारे में
थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। तो बफलो सीमन में भी है। बफलो में अभी तक जीनोमिक सीमन नहीं आया है, उसके लिए प्रयास मुर्रा में चालू है। अभी 4 से 5 साल लगेंगे उसके जीनोटाइप मार्कर्स को सेट करने में, लेकिन तब तक दोनों तीनों तरीके से आप उसका चयन कर सकते हैं। माँ का दूध तो है ही, लेकिन सायर की माँ का दूध भी ज़रूरी है। और पीक यील्ड पर कोई ना करें, जैसे हमारे यहाँ पीक यील्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है कि 20 लीटर दिया, 25 लीटर दिया, पर 300 दिन दिया कि नहीं दिया, दिया ही सिर्फ 100 दिन तो क्या फ़ायदा। तो पीक यील्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है। आप पूरी लैक्टेशन का मिल्क रिकॉर्ड करें और वो सीमन का इस्तेमाल करें जिसमें पूरी लैक्टेशन का रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास मुर्रा नस्ल की भैंस है या महसाना नस्ल की भैंस है, तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप मुर्रा तरफ जाना चाहते हैं या महसाना की तरफ। महसाना खुद एक क्रॉस ब्रीड है जो सूरती और मुर्रा बफलो से बनी है, इसलिए वो मुर्रा के ज़्यादा करीब है। लेकिन अगर मुर्रा नस्ल है तो मुर्रा में आप देखिए दोनों की एवरेज पेरेंट्स यील्ड क्या है, क्योंकि उससे रिलायबिलिटी पता पड़ जाती है। आपको माँ का दूध पता है तो 10% आपकी रिलायबिलिटी है। अगर आपके पास माँ का और सायर की मतलब सांड की माँ का दूध भी पता है तो 30-32% तक उसकी रिलायबिलिटी है। और अगर आपको जीनोमिक वैल्यू पता है तो 77 से 80% तक उसकी रिलायबिलिटी है, तो उतना ही बढ़ जाएगा। आप दोनों का एवरेज पेरेंट यील्ड पे चेन कीजिए। कुछ बहुत सारे अच्छे बुल हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा किसानों को, खासकर ये भैंस में हो रहा है कि अलग अलग नाम के बुल हैं। कोई कहता है 9 करोड़ का है, कोई कहता है 10 करोड़ का है, कोई कहता है 12 करोड़ का है, और वो ये कहता है कि इसकी कीमत लगी लेकिन मैंने बेचा नहीं। आज तक कोई ये नहीं कहता कि मैं 10 करोड़ रुपए जेब में लेके गया था लेकिन मुझे मिला नहीं, इसने दिया नहीं। दोनों में फर्क है। देखिए उन बुल्स को आप देखेंगे तो उनकी डॉटर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बहुतों की डैम का भी रिकॉर्ड नहीं है। तो 1937 से पहले चयन होता था ये दुनिया में कि दिखने में कैसा है, बड़ा कैसा है, डील डॉल कैसा है, उसको छोड़ दीजिए। आप रिकॉर्ड देखिए। जो आपके यहाँ सीमेन लगाने आते हैं, आप लगाते हैं तो आप रिकॉर्ड जरूर मांगिए जिस कंपनी से सीमेन ले रहे हैं। उस रिकॉर्ड को, सीमेन पे कोई टैक्स नहीं है, पूरी रसीद लीजिए। और किसानों को भी मैं ये कहूँगा कि आपके यहाँ जब सीमेन लगता है तो खाली स्ट्रॉ लेकर के कागज पे स्टेपलर लगा के रख लीजिए और उसमें लिख लीजिए इस तारीख को लगा था। तो इससे आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। और आप एवरेज पेरेंट यील्ड पे मुर्रा का भी कर सकते हैं। मुर्रा का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों सांड महाराष्ट्र में सांगली में ही उपलब्ध है, जिनका नाम महाराजा, बाहुबली और रेडू है। उनकी बहुत सारी डॉटर्स भी हैं वहाँ पर और आप वो भी लगा सकते हैं, जिनकी ईल्ड जो है वो 5,596 है महाराजा की, बाहुबली की 5,574 है और रेडू की 5,414 है। फैट तो बहुत ज़रूरी है, तो 7.5% से कम का फैट का ना लगाएं। दूध और फैट अगर दोनों होगा तो टोटल फैट ज़्यादा होगा, तो उससे आपको अच्छी जेनेटिक्स भी तैयार होगी और जो दूध आएगा उससे ज़्यादा इनकम भी होगी। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हाँ बोलिए। हेलो, मैं नरेंद्र लोहान सर, लक्ष्यपुर से, जींद से। तो हम आपका जो सीमन है एबीएस का, वो 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। और जो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्स सीमन की बछड़ी हुई थी हमारे पास, माउंटेनियर की जो प्रेरणा, वो हमारे पास पैदा हुई थी। तो 10 साल से हम यूज कर रहे हैं आपका एबीएस, और अभी हमने आपका ये ब्रूट और पाइनर भी यूज किया है सर। तो हमें ये चीज पता करनी है कि हमने करीब 50 तरह की ब्रीड अलग अलग एबीएस की है हमारे पास, तो उनको किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाए, उनको क्या क्या चीजें उनके साथ डालें, जैसे कि हमारे पास डिस्टर, वर्ड्सवर्थ अलग अलग तरह की हैं। क्या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, ऐसा कोई वजह तो नहीं है ना? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर आपके पास है, और मैं इस बात से बहुत आपसे इम्प्रेस हुआ कि आपको ये पता है कि कौन सी बच्ची किसकी है, वर्ड्सवर्थ की है, कौन सी हेडन की है, तो हमारे पास कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है सर पूरा। करेक्ट। तो अगर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है तो आप जींद में हैं तो मलकीत बरार, वहाँ मलकीत सिंह बराड़ जो है वो देखते हैं, उन्हीं से लेते हैं सर हम। हाँ, तो आप अगर उनसे संपर्क करेंगे, उनको रिकॉर्ड दे दीजिए, आपको पूरा डिटेल में बता देंगे कि इसके अंदर ये लगना चाहिए, इसके अंदर ये लगना चाहिए, ताकि इनब्रीडिंग भी हटा सकें। और जो अगर आप हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड देखेंगे
उसमें एक EFI वैल्यू भी आती है, उसकी मैंने बात नहीं की क्योंकि समय नहीं था। EFI का मतलब है एफिशिएंट ब्रीडिंग इनब्रीडिंग इंडेक्स। तो वो आपको ये बताएगा कि किसका सीमन नहीं लगना चाहिए। अगर वैड्सवर्थ है तो उसके अंदर शॉर्टल का सीमन नहीं लगना चाहिए। अगर मान लीजिए पाइपर है तो उसके अंदर स्ट्राइकर का सीमन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे से एक सिंगल पेडिग्री, कहीं ना कहीं पीछे से जीन्स आ रहे हैं। तो जितना अवॉइड करेंगे, जो आपने फार्मूला भी देखा होगा जेनेटिक गेन का, उसमें सिलेक्शन इंटेंसिटी के साथ साथ वेरिएशन भी थी। तो जितनी वेरिएशन लाएंगे उतना अच्छा, ज्यादा जल्दी जेनेटिक गेन होगा। आपने रिकॉर्ड रखा है, कंप्यूटर में रखा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप वो देंगे मलकीत को, आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड वो 24 घंटे के अंदर दे देगा कि आप ये लगाए। ओके, थैंक यू। डॉक्टर परमिंदर सिंह यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिपीट ब्रीडिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम है HF गाय में, ABS सीमेन के क्या रिजल्ट है? कोई स्टडी किया है क्या ABS सीमेन ने? तो इसमें दो चीजें हैं, रिपीट ब्रीडिंग है, रिपीट ब्रीडिंग के भी अलग अलग कारण हैं, तो उन सब कारणों में जाएंगे तो काफी शायद लंबा समय लगेगा। लेकिन रिपीट ब्रीडिंग एक प्रॉब्लम है। रिपीट ब्रीडिंग इसलिए भी आती है कि बहुत सारे एनिमल नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, और अगर उनका एनर्जी बैलेंस ठीक है तो वो कंसीव जल्दी करते हैं। लेकिन रिपीट ब्रीडर्स के लिए एक स्पेशल सीमन आता है जिसका नाम प्रेगनेंसी किंग कंसेप्शन है, हम PKC बोलते हैं। वो होल्स्टीन में भी, जर्सी में भी और भैंसों में भी उपलब्ध है। वो सिर्फ रिपीट ब्रीडर्स के लिए ही है। मैं दोबारा कहूंगा कि वो सिर्फ रिपीट ब्रीडर्स के लिए ही है, क्योंकि उसकी जेनेटिक्स औसत है, बाकियों से तो अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी और हमारे पास जो दूसरे सीमन हैं जो नॉन रिपीटर्स के लिए हैं। लेकिन रिपीट ब्रीडर्स के लिए वो है, अगर उसको लगाते हैं तो उसमें 10% तक कंसेप्शन का चांस बढ़ता है। और वो लगा लें जाए। अगर मान लीजिए उससे भी नहीं होता तो बहुत सी बार ये देखा जाता है कि सेम ब्रीड का सीमन बार बार लगता है, तो ये समस्या रिपीट ब्रीडर में आती है। और अगर रिपीट ब्रीडर है, अगर होल्स्टीन है, तो उसमें जर्सी लगा दिया जाए तो कंसेप्शन का चांस बढ़ता है। उसके ऊपर भी बहुत सारे पेपर्स हैं, क्योंकि वो एक एंटीबायोटिक रिस्पॉन्स की तरह काम करता है बार बार अगर वो लगता है तो इसलिए उससे बचा जा सकता है। लेकिन जो प्रेगनेंसी किंग कंसेप्शन है उसको आप नॉर्मल गायों में इस्तेमाल मत कीजिए, जस्ट क्योंकि आपको वो 8-10% ज़्यादा कंसेप्शन दे देगी। लेकिन कंसेप्शन तो दे देगी, लेकिन फिर वो जेनेटिक्स भी वही लाएगी अपने साथ। तो वो सिर्फ रिपीट ब्रीडर के लिए है कि प्रेग्नेंट होके आप कर सकें। लेकिन रिपीट ब्रीडिंग को देखकर उसके ऊपर काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन हम उसके लिए काम करने को तैयार हैं। अलग से भी हम बात कर सकते हैं, ईमेल आईडी है, आप रखेंगे तो रिपीट ब्रीडर्स के ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। काफी क्वेश्चन्स के आपने जवाब दिए, लगभग 1 घंटा हो गया हम लोग क्वेश्चन्स के जवाब दिनेश आप सर, दे एक रहे हैं। क्वेश्चन होता, विचारू का? आखरी क्वेश्चन पूछ लो शुभम। सर आता एक सरांनी सांगितलं होतं बघा, एक संदर्भात म्हणजे मल्टिपल ते सांगत होते एक, तर एका गायीपासून आपण 4 ते 5 कालवडी घेऊ शकतो भविष्यामध्ये. आता समजा काही फार्म आहेत किंवा माझ्या फार्म मध्ये समजा मोठ्या लेवलच्या गायी नाही आहे, ज्यांचे 40 लिटर 35 लिटर पीक येईल किंवा जास्त रेक्टेशनच्या गायी आहेत, तर 20-25 लिटरच्या गायी आहेत, तर त्यांच्यासाठी जर मला बाहेरची दुसरी गाय घ्यावी लागेल का ABS मला म्हणजे ते एग्स प्रोव्हाइड करू शकतात? ABS इनका क्वेश्चन है कि IVF के लिए ABS इनको एम्ब्रियोज बेचेगा क्या अगर इनके पास अच्छी गाय नहीं है तो? हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगर अच्छी गाय नहीं है तो जो सबसे अच्छी गाय हैं, हम आपके पास एक लिस्ट होगी जिसमें गायों का भी लिस्ट होगी, गायों की सूची होगी। गायों में से आप देख सकते हैं ये गाय है, इसका ये दूध है, इसकी ये हिस्ट्री है, ये इससे पैदा हुई है, और ऐसे ही सीमन की भी होगी ये। तो आप जो सिलेक्ट करेंगे जिस गाय को और जिस सीमन को, उसी का एम्ब्रियो आपको अवेलेबल होगा। नहीं, अभी सब जो हमारे फार्म की जो कैटल्स है वो सब अभी 20 to 25 लीटर्स की है। हाँ सर, तर मग आपल्या फार्म मध्ये तर चांगल्या कॅटल्स नाहीये, तर मग कसं करता येईल? करेक्ट। तो अगर आपके पास 20 और 25 लीटर की ही हैं तो हम आपको ऐसी गाय का एम्ब्रियो देंगे जिसमें 40-50 लीटर गाय का होगा, और अब वो आपको 5 देंगे। आप 5 में से रिकॉर्ड होगा तो आप पसंद कर सकते हैं कि 40 वाला दीजिए, ये 45 वाला दीजिए, ये 50 वाला। तो वो आपकी गायों से नहीं लिया जाएगा। वो हो सकता है मेरे फार्म पर 50 वाली खड़ी हो, तो उससे आके एम्ब्रियो बनाए और वो आपके फार्म पर।
कळलं ना शुभम? ओके ओके, एक्झॅक्टली यही चाहिए था सर. हाँ, हो हो सर. ओके. May I request Dr. Prasad Giram to Yes, give sir. vote of thanks? Yes, sir. Thank you very much on the behalf of entire ABS India. I thankful to each one. आप तो मराठी में बोल सकते हो और हिंदी में भी बोल सकते हो. Yes, sir. Sorry. Because वैसे प्रोग्राम तो हमने महाराष्ट्र से बाहर के लोग भी हैं, आप हिंदी में बोल सकते हो. यस यस. तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ. तकरीबन हमने 2 घंटे लगाए हैं इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन में और बहुत ही थॉटफुल नॉलेजफुल इंटरेक्शन रहा है. मैं आईडीएफए के सभी मेंबर्स का और खास करके डॉक्टर दिनेश भोसले और मिस्टर नवीन नवले इनका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद बोलता हूं कि ये प्रोग्राम करने के लिए हमको हेल्प किया. साथ ही साथ मैं डॉक्टर अरविंद गौतम का खास करके यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में समय निकाल के यहाँ पे आके इन सभी फार्मर्स के लिए इतना नॉलेज इंटरेक्शन किया, नॉलेज शेयरिंग किया. साथ ही साथ मैं डॉक्टर अरविंद यादव, डॉक्टर परमिंदर सिंह एंड डॉक्टर नलीन शर्मा इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ. साथ ही डॉक्टर परकाले साहब सर का भी धन्यवाद करता कि उन्होंने भी यहाँ पे समय निकाल के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने में हमको बहुत हेल्प की है. तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है और ये कोई इंटरेक्शन आखिरी इंटरेक्शन नहीं है. आपके क्वेश्चंस अगर होंगे तो मैंने जैसे नंबर और वेबसाइट चैट में पोस्ट किया है, तो आप कभी भी हमको क्वेश्चंस भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं टेलीफोनिकली. सो वी आर हम आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. और साथ ही साथ हम ऐसे इंटरेक्शंस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर करते रहेंगे. तो आप अगर सब्जेक्ट्स हमको सुझाव देंगे तो उस हिसाब से हम आगे के सब्जेक्ट भी देख सकते हैं. तो डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. सो थैंक यू वेरी मच एंड ये प्रोग्राम खत्म हुआ ऐसे मैं डिक्लेयर करता हूँ. धन्यवाद. आप लोग सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. सारे किसानों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. सारे वेटनरियंस का धन्यवाद. थैंक यू सर. धन्यवाद. हेलो हेलो सर, मैं यूपी से हूँ. यूपी में इसका एबीएस का सेक्शन कहाँ पे मिलेगा और कितना रेट में मिलेगा, थोड़ा जानकारी दीजिएगा.